गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है बेटा तो रिप्रेजेंट बाय थंब, ठीक है, थंब इंप्रेशन से रिप्रेजेंट करो। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी ओके है तो प्लीज रिप्रेजेंट बाय थंब। ओके ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी भी बेहतर है, ठीक है, ऑडिबिलिटी भी बेहतर है, ठीक है, बेहतरीन। ओके ओके ओके, तो अगेन ठीक है, आज हम डिसऑर्डर वाले पार्ट को आपके ब्रेन में सेट करके फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अगर हम बात करते हैं तो क्विकली रिवीजन लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे कर देते हैं। कैंसर हमारा फिनिश हो गया था, ठीक है, मुझे लगता नहीं है कैंसर में कोई डाउट होगा क्योंकि कैंसर को मैंने कई तरीके से बता दिया। भाई कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, जो करंटली अवेलेबल ट्रीटमेंट है, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। और भाई ट्रीटमेंट हो गया उसका, ठीक है, डायग्नोसिस हो गई, बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, ऑन्कोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, बेसिक हमने आपको सारा बता दिया, ठीक है। नियोप्लाज्म क्या होता है और नियोप्लास्टिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। कैप्सुलेटेड जो कैंसर होता है उसको लोग कैंसर ना बोल करके हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। जब उसके अंदर रप्चर हो जाता है, ठीक है, तब उसको मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब घातक, ठीक है, डेंजरस, तब टर्म उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टेजेस भी हमने बताया था ना, कैंसर आपका एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए, ठीक है, स्प्रेडिंग से लेकर के इनिशियल से लेकर स्प्रेडिंग तक का पूरा मैकेनिज्म एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने मेटास्टैसिस भी आपको बताया था, मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनमें भी मैंने बताया था कि कंफ्यूज मत होना, ये मिलते जुलते टर्म है और आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, हाउ मेनी लेक्चर इज लेफ्ट, ठीक है बेटा, आज के बाद, ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर होते हैं और एक डिस्कशन वाला लेक्चर, ठीक है। तो लास्ट जो डिस्कशन होगा उसमें आप चाहो तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, आप चाहो, आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी आपकी छूट रही है तो कहोगे तो एनसीईआरटी करा देंगे, पर मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा रहा हूं, मेरे नोट्सों में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इन बिल्ड है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर भी आप कहोगे एक लेक्चर आपके हिसाब से होगा, 2 लेक्चर मेरे हिसाब से होंगे, 1 लेक्चर आपके हिसाब से होगा। आप कहोगे ओनली पीवाईक्यूज जितने भी हो सकते हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस, ओके ओके ओके, ठीक है। एनसीईआरटी बस साथ साथ आप पढ़ते जाना और चेक करना क्या कुछ रह तो नहीं गया। अपने हिसाब से मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नोट्सों में ऐड करता जा रहा हूं और डायग्राम फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करता जा रहा हूं, यानी कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी आपको एकदम हलवा लगे, मजा आए आपको, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा 2 लेक्चर के बाद, उसमें हम पीवाईक्यूज जितने भी मुझे मिल सकते हैं पीवाईक्यूज सारे उठा के रख दूंगा मैं, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक, और फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, आप रिस्पॉन्स देते जाना, मजा आ जाएगा, एकदम रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैंसर वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया था। अब हमने कल कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी कि भाई अगर हम देखते हैं कि हेल्थ होती क्या है अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, या कह सकते हो इंडियन आयुर्वेदा, ठीक है, हमने बताया कि हेल्थ क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO हमने बताया हेल्थ क्या है, तो यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। बेसिकली फिर हमने बात की थी इसके बाद भाई डिसीज क्या होते हैं, ठीक है, उनको किसके थ्रू, साइन और सिम्टम के थ्रू उनको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है, ये भी हमने बताया। जब आपकी बॉडी कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में जाती है, भाई आप हेल्दी हो, ठीक है, लग रहा है कि ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ना वायरल इन्फेक्शन, ना कोई प्रोटोजोन इन्फेक्शन, समझ रहे हो, ना कोई हेलमंथिक इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं है, पर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया, जैसे इस बार हुआ होगा, ठीक है, रिजल्ट आया, ठीक है, आप अपना नंबर ढूंढ रहे हो, आपको अपना नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है, आप हेल्दी थे, खुश थे, एक्साइटेड थे, रिजल्ट आया, आपको अपना नंबर नहीं मिल रहा, आप थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, अनकंफर्ट, थोड़ा एक, समझ रहे हो ना, खुशी नहीं रहेगी जब नंबर नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट के अंदर, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ठीक है, रिजल्ट आ गया, उसमें मेरा नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, अच्छा फील नहीं करोगे। पर अचानक से आपके मित्र का, दोस्त का फोन आता है, हेलो यार तेरा नंबर मिला है नहीं मिला, मेरा तो मिल गया, मेरा सिलेक्शन तो हो गया, मुझे तो मौलाना आजाद मिल रहा है। अभी थोड़ा आप नॉर्मल थे, जैसे ही आपके जिगरी दोस्त ने, फ्रेंड ने बोला कि मेरा तो हो गया, मुझे तो मौलाना आजाद मिल रहा है, वहीं आप एकदम क्या हो जाएगा, गिर जाओगे। मतलब समझ रहे हो ना, आपको अपने सेलेक्ट होने का इतना गम नहीं था जितना गम आपको, समझ रहे हो ना मेरी बात,
समझ, ये बहुत रियल फैक्ट है, एक मतलब बात है पर सच्चाई है, ठीक है। जो आप जिसके संग आप जुड़े हुए थे उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ तो आप एकदम बिल्कुल समझ रहे हो ना, अनकंफर्ट में चले जाओगे, यानी आप बीमार हो जाओगे। कोई इन्फेक्शन नहीं था आपको, ठीक है, फिर भी आप बीमार हो जाओगे, आपकी बॉडी डिस्कंफर्ट में चली जाएगी। तभी तो मैं कहता हूं कि ये जो आप करने वाले हो फ्यूचर में, बेहतर डॉक्टर वो होगा जो दवाओं की बजाय मेंटली ट्रीट करता है। ये मैं सच बोल रहा हूं। तभी तो कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जब उनके पास आप जाते हो और आधे तो सही ऐसे ही हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि ये खूबसूरती होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से स्मार्टनेस होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर कि पेशेंट को बातों से ही सही कर दे, क्योंकि सारा खेल यहीं से स्टार्ट है। अगर आप फील करना चालू कर दोगे यार मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप बीमार होना चालू हो जाओगे, आपकी बॉडी वैसा ही फील करेगी, ऑर्गन वैसा ही इफेक्ट करना चालू कर देंगे, आप कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में चले जाओगे और आप रियल में डेंजरस बीमार हो जाओगे। ये रियल है, ये मैं नहीं बोला, साइंस है ये, ठीक है। और अगर आप बीमार हो पर आपके सामने कोई टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट, तो आप फील ही नहीं करोगे मैं बीमार हूं, आप उस टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हो, तो आपकी बॉडी के अंदर वो समझ सिम्टम ही नहीं आएंगे, ठीक है। और बॉडी ऐसे ऐसे वर्क करना चालू कर देगी, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स निकलने चालू हो जाएंगे जो उस बीमारी को तो डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे और अपने टारगेट को अचीव करने में। तो यही एक मतलब सारा खेल कहते हैं ना, यहां से होता है, ठीक है। तो भी तो बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी देखा होगा, कई ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं जो जिनको सही होना था, ठीक है, तो उन्होंने क्या दिमाग में रखा, मुझे सही होना है, मुझे अपने बच्चों के लिए सही होना है, मुझे इसके लिए सही होना है, मुझे तो मतलब बीमार होना ही नहीं है, कैंसर तो मेरे ऊपर डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। जिसने ऐसा सोचा, नो डाउट, जब स्टडी की गई तो उनकी बॉडी के अंदर कैंसर की हीलिंग बहुत तेजी से हो रही थी। कुछ लोगों के अंदर कैंसर इनिशियल फेज में था, ये तो पूरा स्टडी है, ठीक है, डिस्कवरी पर स्टडी आया हुआ है, तो वो आधे तो सोच के, जैसे जिस दिन डॉक्टर ने कहा यार आपको कैंसर है, तो बस वो आधे तो उसी दिन खत्म हो गए, ठीक है, कैंसर है अब तो हम मर गए, ठीक है, अब तो खत्म, कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो उनके अंदर कैंसर की ग्रोथ जो नॉर्मल थी वो तेजी से और होने लगी, क्योंकि वो नेगेटिव सोचने लगे। तो मैंने बोला यहां से सब कुछ हो रहा है, बॉडी रिस्पॉन्स यहां से देती है, ठीक है, आपके अंदर सुपर जो एनर्जी आ रही है वो यहां से आ रही है। तो इसलिए कहते हैं कि ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। छोटे से बचपन से मैं सुनता आ रहा था, ठीक है, तो मैं सच कह रहा हूं, छोटे पे इतनी बातें नहीं पता थी, ठीक है, भी कैसे मन के हारे हार है, भाई लोग कहते थे बड़े, तो मुझे लगता था कि मन के हारे हार है, भाई कैसे थोड़ी ना होता है कि मन में सोच लिया हम जीत गए, मन ने सोच लिया हम हार गए, ठीक है, मन के हारने, तो उस समय नहीं समझ में आई ये वाली बात। जब अब साइंटिफिकली हम आए, ठीक है, हमने समझा कि बॉडी रिस्पॉन्स कैसे देती है, तब समझ में आया और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने सोच लिया कि हम गए तो दुनिया में कोई नहीं बचा सकता आपको, और आपने सोच लिया कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, हम डटे रहेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। और सारा खेल न्यूरोट्रांसमीटर्स का है इसके अंदर, सारा खेल हार्मोन्स का है इसके अंदर। तभी तो कहते हैं कि अगर आप डिस्कंफर्ट फील कर रहे हो, यानी आपको लग रहा है कोई डिसीज, ठीक है, अनकंफर्टनेस आ रही है, तो अनकंफर्टनेस आते ही समझ रहे हो, आप कंफर्ट से डिस्कंफर्ट जोन में जाते ही आपके बॉडी के ऑर्गन अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। इसके लिए साइन और सिम्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स भाई साइन क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो रिप्रेजेंट होते हैं डॉक्टर, सिम्टम क्या है, जो आप डॉक्टर्स को बताते हो कि भाई ये सिम्टम आ रहे हैं, डॉक्टर उन साइंस को देख करके आपका ट्रीटमेंट लिखता है। तो जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है वो साइंस है बेटा, और सिम्टम्स जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, देखता है भाई क्या क्या सिम्टम हमारे अंदर बॉडी में आ रहे हैं, तो इनके बेस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं वो समझ जाते हैं यार ये फालतू में सर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल बीमार है तो उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो अच्छे डॉक्टर्स वही होते हैं जो मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और मेडिसिन के साथ साथ सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। रिकवरी भयंकर तरीके से होती है, सुपर तरीके से। तो अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको समझ रहे ना मेरी बात, साइकोलॉजिकल भी स्टडी करने पड़ेगी, एक पार्ट आएगा आपको उसका, सप्लीमेंट भी यूज करने पड़ेंगे और ड्रग्स भी बेहतर यूज करने पड़ेंगे, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। पर समझ रहे हो ना, डॉक्टर भी बिक चुके हैं, ठीक है, मैं कहनी नहीं चाहिए ऑनलाइन वाली बात, क्योंकि वो सब सारा खेल कमीशन ये वो तो बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर्स, ठीक है, पर हाँ ये बहुत हो रहा है, ठीक है, जिस पर बस वही कहूंगा कि आप, क्योंकि जैसा मतलब कह रहा कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो सब उल्टा ही होगा, ठीक है, एकदम फोकस्ड, एकदम सही रखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो सीधी सी बात है, डिसीज क्या होती है समझ में आ गया, एकदम क्लियर था, कोई डाउट नहीं था। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस, जो कम्युनिटी से एक भाई इन्फेक्टेड पर्सन आ गया उसने पूरे में फैला दिया, लाइक कोरोना,
कम्युनिकेबल, जो कम्युनिटी से फैलते हैं वो कम्युनिकेबल हैं, जो एक दूसरे में फैलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल हैं। तो उनके लिए भाई कौन से भी डिसीज होंगे, जितने भी माइक्रोबियल डिसीज हैं, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, ठीक है, या जो भी है, जो एक दूसरे से कम्युनिटी से फैलते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, कंटामिनेटेड फूड से फैल सकते हैं, एयर से फैल सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, समझ रहे ना मेरी बात, ये सब कम्युनिकेबल हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या है, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपको, क्या, एड्स, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है यही क्वेश्चन आता है। और सेकंड नॉन कम्युनिकेबल, अब नॉन कम्युनिकेबल जो है, जैसे अपनी कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, इसके लिए कोई पैथोजन नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। जैसे हमने बात करते हैं अल्कोहल, भाई अल्कोहल या ड्रग, ठीक है, अब्यूज जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सब नॉन कम्युनिकेबल है, उससे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि कम्युनिकेबल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये सब किस में आते हैं, एक्वायर्ड, और एक होते हैं इनेट, एक होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो वो मैंने बताया था वो इनबिल्ड होते हैं, ठीक है, बर्थ से ही आपको जीन के अंदर इनबिल्ड होके मिले हैं, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, ठीक है। एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ आप ले रहे हो, ये कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस भी, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो ये भी एकदम क्लियर था, कोई डाउट नहीं था। जिसमें मैंने बैक्टीरियल डिसऑर्डर करा दिए थे, आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बैक्टीरियल के अंदर मैंने 3 करा दिए थे, ठीक है। सबसे पहले हम बैक्टीरियल के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले हम बैक्टीरियल के अंदर बात करते हैं, मैं टाइफॉइड के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था पहले तो आपको दिमाग में क्या रखना है, सारा खेल ब्रेन से, यानी आपको रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में रखना है कि यार बैक्टीरियल में सर ने 4 डिसऑर्डर बताए हैं। पहला बताया टाइफॉइड, दूसरा बताया निमोनिया, ठीक है, तीसरा बताया है प्लेग, और एक बता रहा है डिप्थीरिया, ठीक है। ये मेन 4 डिसऑर्डर हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इन डिसऑर्डर का नाम तो पता है, अब डिसऑर्डर कॉजिंग एजेंट आपको थोड़ा लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। अगर भाई ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं बच्चों से पूछ पूछ के मतलब हो जाता है सारा, ठीक है। पर आप मेरे सामने नहीं हो, पर फील करना आप मेरे सामने हो, मैं भी फील कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे कभी कभी डिस्कस कर लूंगा ऑनलाइन में भी, ठीक है, मतलब ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह फील करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। जैसे टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट आप समझ गए, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। कभी कभी क्या हो, अपने आसपास जो भी हो उनको सुना दिया करो, ठीक है भाई। आज मैं डिसऑर्डर सुनाता हूं आपको, मम्मा को ही सुना दो अपने डिसऑर्डर। मम्मा 4 डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। पहला सर ने बताया था टाइफॉइड, मम्मा बहुत डेंजरस होता है, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। मम्मा कहेंगे अच्छा, ठीक है। मम्मा पता है इसमें क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। बस ऐसे आप सुनाओगे ना, ये परमानेंट हो जाएगा, आपका परमानेंट ब्रेन में फिक्स हो जाएगा ये 100%। दिस अ डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इसे ही कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आपको ग्रुप नहीं बनाना, ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ग्रुप बनाना चालू कर दो। हाँ, घर में मम्मा से, पापा से, भाई से, जो भी है, जो समझे समझे, ना समझे ना समझे, आपको अपनी बात कहनी है, बस परमानेंट ब्रेन में सेट हो जाएगा। भाई साल्मोनेला टाइफी, मम्मा से कहोगे मम्मा साल्मोनेला टाइफी इसको कॉज करता है, अच्छा मम्मा कहेंगे अच्छा कैसे होता है, मम्मा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ध्यान रखना, सब्जी लेके आओ तो कंटामिनेटेड ना हो, प्रॉपर धो तब हम खाएंगे, ठीक है। सैलेड भी हम प्रॉपर वॉश करने के बाद इनटेक करेंगे, ओके बेटा, ठीक है। अब मम्मा पूछेंगे कि इसमें क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे मम्मा इसके अंदर फीवर आता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर। और क्या होता है, और मम्मा इसमें पेट में दर्द भी होता है, एब्डोमिनल पेन। और क्या होता है भाई इसमें, ठीक है, लाइक अगर कह सकते हो कि इसमें मतलब कह सकते हो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, अगर बिगड़ गया तो। परफोरेशन का मतलब है होल बन जाने, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा फीवर जिस इंटेस्टाइन परफोरेशन कर सकता है, जिसमें ऐसा होता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। मम्मा कहेंगे अच्छा बेटा बहुत सही बोल रहे हो आप, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मम्मा को एक कहानी और सुनाओ, मम्मा एक लेडी थी मैरी मेलन, क्या करती थी भाई, वो इसकी कैरियर थी और वो अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी, और जितने भी लोग आते थे उनको वो खाना परोसती थी। तो फूड के थ्रू कंटामिनेशन होता है, तो ये क्या होगा, इसके थ्रू क्या हुआ, जितने भी लोग थे उनको टाइफाइड का इंफेक्शन हो गया। इसीलिए हम होटल्स या रेस्टोरेंट्स या कहीं भी जाएंगे ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन है या नहीं, ठीक है, साफ सुथरा है या नहीं। मम्मा कहेंगे यार बेटा तू तो डॉक्टर बन गया अभी से ही। तो ये डिस्कशन समझ रहे ना मेरी बात, परमानेंट मेमोरी बना देगा। तो मम्मा इसको टेस्ट भी करने का एक तरीका है, क्या, इसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं, विडाल टेस्ट, ठीक है, हमने दे भी रखा है, एनसीईआरटी ने दे भी रखा है विडाल का। विडाल टेस्ट हम इसके लिए यूज करते हैं। तो विडाल टेस्ट में बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं, अगर इन्फेक्शन होगा तो बाहर से एंटीजन डाल करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर के हम पता लगा लेते हैं टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ। तो मम्मा खुश, आपकी परमानेंट मेमोरी बन गई, ठीक है। तो और आप भाई घर वाले भी कहेंगे, कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे, यार बच्चा तो अभी से डॉक्टर हो रहा है, ठीक है। तो भाई इसको क्या करेंगे, फिर आपको काम
समझ, कम से कम देंगे भाई तू पढ़, ठीक है, काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या कहेंगे, भाई ऑनलाइन बैठा रहता है, मोबाइल पकड़े रहता है, तो भाई सब्जी लेके आ, ये कर वो कर। तो आप जब इस तरह डिस्कशन करोगे ना तो माहौल बन जाएगा, और यह माहौल आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे हमने बात की थी निमोनिया, भाई निमोनिया कॉजिंग एजेंट एनसीईआरटी में दो रखे हैं, ठीक है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बैक्टीरिया। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, तो कंफ्यूज मत होना, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दो कॉजिंग एजेंट हैं। ये करते क्या है, निमोनिया, और निमोनिया सब जानते हो बचपन में, निमोनिया में आपका जो लोअर लंग्स होते हैं या एल्वुलाई होते हैं वहां इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। देखो कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, यानी एल्वुलाई वाले इन्फ्लामेटरी फ्लूइड भर जाएगा तो क्या वेंटिलेशन हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएंगे एल्वुलाई से ना, इसलिए बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप आई से देख सकते हो, जैसे लिप्स अपर पार्ट रेड होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। आप नेल्स देख सकते हो क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप तभी तो देखा होगा, या टंग, कभी आपने सोचा कि पुराने टाइम पर डॉक्टर्स क्या करता थे, एक टॉर्च रखते थे डॉक्टर्स, ठीक है, भाई टंग बाहर निकाल, टॉर्च डाल के देख रहे हैं, अपने नेल दिखाओ भाई, नेल देखते हैं, आंखें फाड़ के देखते हैं, आंखें इस तरीके से, ठीक है। आपको सोचा नहीं क्यों करते हैं ये वो पार्ट हैं, आईज हुआ, टंग हुआ, नेल्स हुए, लिप्स तो दिख ही रहे हैं, ये वो पार्ट हैं, इससे डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है इसका ब्लड ओके है या नहीं, क्या ब्लड में कोई टॉक्सिक मटेरियल इनबिल्ट तो नहीं हो रहा, येलोइश हो रहा है, मींस यानी कहीं ना कहीं पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको, यानी लिवर काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें ब्लूइश अपीयरेंस हो जाएगी, मींस कहीं ना कहीं लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहले के लोग ऐसे ही होते थे, ठीक है, दूर के देख रहे इसको सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लेते थे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई पल्स जो आप जो स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हो, क्या चेक करते हो, उसी से तो आइडेंटिफाई करते हो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई प्रॉपर ब्रीदिंग हो रही है नहीं, ठीक है। पल्स से आप देखते हो प्रॉपर हार्ट बीटिंग हो रही है या नहीं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इन सब चीजों को, हार्ट का पता लगाने के लिए आप क्या स्टेथोस्कोप से क्या कर रहे हो, आप भाई उसकी बीटिंग सुन रहे हो, ठीक है। और जब उसके कहते हो भाई, जब आप लगा के कहते हो डीप ब्रीथ करो, और डीप ब्रीथ करते में कुछ साउंड और भी साउंड आ रहे हैं, मींस कहीं ना कहीं निमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी है। इंटरनल साउंड को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें बॉडी में, तभी तो ब्लूइश अपीयरेंस, मैंने लिखाया भी था इसको, बहुत अंडरलाइन किया था, इसमें क्वेश्चन आता भी है। सीवियर केस में, ठीक है, आपके लिप्स, नेल्स, ठीक है, टर्न ग्रेश टू ब्लू इन कलर, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन, फीवर सभी में आता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉमन है, ठीक है। तो बस मेन जो मैंने पॉइंट बता दिया ये याद रखने, एक बार बता दो कि मम्मा यार ऐसा होता है, और फिर मम्मा को बताओ कि और क्या बेटा, मम्मा एक डिप्थीरिया भी होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी कॉज करता है, पहले बच्चों को होता था, पर वैक्सीन बहुत जरूरी है, बच्चों को डीपीटी का वैक्सीन या टीका बोलते हैं इसको, एड में दिखाते हैं, यानी वैक्सीन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि तीन डिसऑर्डर से बचाता है, डी डिप्थीरिया, पी पर्ट्यूसिस, टी टेटेनस, ये तीनों के तीनों डेंजरस बैक्टीरिया हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो हमने इस वैक्सीन को बनाया जिसमें क्या किया, हमने इन टॉक्सिन को इनएक्टिव करके बॉडी में इंजेक्ट, एज अ वैक्सीन इंजेक्ट किया, उनको टॉक्साइड बोलते हैं, जो वैक्सीन का काम करते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के टॉक्सिन को इनएक्टिव करके टॉक्साइड बना करके बॉडी में इंड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। एकदम क्लियर था? तो मम्मा को भी खुश हो गई, यार आपको डिप्थीरिया के बारे में पता है, बच्चों को होता था, इसको गलघोंटू भी बोल सकते थे, क्योंकि भाई गले के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती थी ग्रेइश, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी करता है, फीवर तो सभी में आता है, सफोकेशन होता है कहां पर भाई, ब्रीथिंग करने के अंदर, भाई हो गया याद बच्चे को भी। फिर मम्मा को बताओ, मम्मा एक कहानी सुनाता हूं, चाणक्य की कहानी। भाई कहां से आई? अरे मम्मा बस पूछो, बस सुनो, मत सुनो कहानी। पता है चाणक्य क्या करते थे, कितने दिमाग के तेज थे, क्या थे भाई, वो लड़ने से पहले ही, ठीक है, दुश्मन को हरा देते थे। उन्हें कैसे हरा देते थे? ऐसे माइक्रोवेव वॉर, जो कोरोना अब आप अब देख रहे हो ना मम्मा, वो तो पहले से ही भाई इंडिया में तो चाणक्य के टाइम पर उन्होंने यूज करना, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे।
वो जानते थे किस किस, वो पूरी साइंस भी जानते थे, ठीक है। उन्होंने ढेर सारे वेपन्स बनाना सीखा था, क्या क्या कौन कौन से केमिकल को मिलाकर के विस्फोटक बनाए जा सकते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी उनको आती थी। यही तो इंटेलिजेंस ही थी, ठीक है, क्योंकि उसका एक शास्त्र अलग ही है, पूरा का पूरा वेद अलग ही है, ठीक है, वेदों में सारी नॉलेज है, ठीक है। तो वो सारी स्टडी की थी उन्होंने, और उनको सारी बातें पता थी। उनको पता था वो कौन कौन से असाध्य रोग होते हैं, वो कौन कौन से पैथोजन होते हैं जो किसी को भी समझ रहे हो खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही एक पैथोजन ढूंढा था जो नॉर्मली चूहों को इन्फेक्शन करता था, बैक्टीरिया था। वो कौन सा बैक्टीरिया था? यर्सीनिया पेस्टिस। क्या करता था? चूहों के अंदर, रेट के अंदर इन्फेक्शन करता था, ठीक है। पर उस रेट में फैलाने के लिए भी रेट फिली रिस्पॉन्सिबल होते थे, छोटे छोटे से खून चूसते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं यर्सीनिया, इनको बोलते हैं जिनोप्सेला चियोप्सिस, जिनोप्सेला, ठीक है। तो जब एक रेट की डेथ हो जाती थी तब ये जिनोप्सेला वहां से अलग होते थे और मूव करते थे एक नए नए, ठीक है, रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसको इन्फेक्शन करेंगे। और एक्सीडेंटली अगर ह्यूमन में एंटर कर गए, ठीक है, या ह्यूमन से कांटेक्ट में आ गए किसी भी तरीके से, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके घाव या कोई इस तरीके से कोई कट लग गया और आपने उसको प्रॉपर उसको बैंडेज नहीं की, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो ह्यूमन में आएगा और ह्यूमन से ह्यूमन में। तो इस चीज को चाणक्य जानते थे और उन्होंने ऐसे ही चूहों को, ऐसी, ठीक है, जो अपने कह सकते हो जो भी दुश्मन होता था उसके जो सोल्जर्स होते थे, उनकी जो पूरी की पूरी जो आर्मी सेना जो होती थी वहां छोड़ देते थे, ठीक है। इसकी वजह से लड़ने से पहले ही सारा खेल हो जाता था। मम्मा भी खुश, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है, और आपको याद भी हो गया, परमानेंट मेमोरी बन जाएगी अगर कहानी बना करके याद रखोगे कि भाई यर्सीनिया पेस्टिस था, क्योंकि ये टिपिकल टर्म है। और बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो अभी तैयारी कर रहे हो, जो एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे वो भी कहते हैं सर वायरोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी परेशान करते हैं। क्या हो गया भाई? अरे सर आप तो ट्रिक से याद करा देते हो, इतनी सारी मोटी मोटी वायरोलॉजी, इतने सारे वायरस, इतने सारे बैक्टीरिया, और इन्हीं से पाला पड़ना है आपका। एक्चुअल में सही तो यही वो चीज है जो आपको पढ़नी है आगे जाकर के, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक यही जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्कशन, जितना डिस्कशन करोगे, ठीक है, अभी कोरोना का टाइम है, ऑनलाइन टाइम है, तो घर में डिस्कशन करो, ठीक है। जब एक टाइम ऐसा आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अपने दोस्तों से डिस्कशन करो, ठीक है। और जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो अपने जो डॉक्टर्स दोस्त होंगे उनसे डिस्कशन करो। परमानेंट चीज याद होती जाएगी। ये कुछ ट्रिक्स है जिनको आप फॉलो करोगे, सुपर तरीके से रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो हाई फीवर, हेडेक तो होता ही है। इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी, वे एक्सिलरी साइड वाले आर्मपिट्स, ठीक है, आर्मपिट्स में जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है। तभी तो भाई सेना में ऐसा भी कंडीशन आ जाए तो कोई सोल्जर्स ऐसे में कंडीशन में वो क्या फाइट कर सकता है ना। और भयंकर पेन होता है, बॉडी पर पैचेस पड़ जाते हैं और लास्ट टाइम पर ये पैचेस ब्लैकिश हो जाते हैं, समझ लो अंतिम समय आ गया, डेथ, सो इट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, चारों के चारों बैक्टीरियल डिसीज टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वायरल डिसीज, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया क्या? बताओ फटाफट। हाँ बेटा, फ्रेंड्स, ग्रुप वाले फ्रेंड्स नहीं, ठीक है। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे उन फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहली बोला मैंने कि अभी ग्रुपिंग नहीं करोगे, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके 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 ओके। क्रिस्टल, डायमंड, कोहिनूर सब हो गया, ओके, ठीक है ठीक है, ओके, बेहतर, ठीक है। तो बस मैं धीरे धीरे चलूंगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कराते हुए, आपके ब्रेन में सेट कराते हुए, लाइब्रेरी को सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, उसकी टेंशन मत करो, ठीक है। अब वायरस में भी मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं, सिर्फ 3 वायरस करा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मुझे पुराने भी, ठीक है। भाई ये तो कॉमन कोल्ड तो एनसीईआरटी में पूरा पैरा ही दे रखा है, ये तो करना ही करना है, ठीक है। पर हेपेटाइटिस बी कहां दे रखा है? एसटीडी में दे रखा है, ठीक है, इसलिए इसको भी करना है आपको, ठीक है। और पोलियो पर बहुत क्वेश्चन नीट में, नीट से पहले आईपीएमटी था, आए हैं, ऑलरेडी आए हैं। और पोलियो पे इसलिए भी बनते हैं क्योंकि एक अप्लाइड है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इस पर प्रोजेक्ट चला है, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान। तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये अप्लाइड चीजें दे सकते हैं और अप्लाइड की तरफ भाग रहे हैं नीट वाले, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो पता होना चाहिए। और एक को हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, क्या? HIV, एड्स, एड्स डिसऑर्डर का नाम हो गया, HIV इन्फेक्टिव एजेंट, वायरस, उसको हम अलग से डिटेल में। तो हमने 4 बैक्टीरियल डिसीज करा दिए, 4 वायरल डिसीज करा रहे हैं आपको, ठीक है। 3 हम यहां शॉर्ट में करा रहे हैं और एक को हम प्रॉपर तरीके से सिंगल लेक्चर में कराएंगे। तो कॉमन कोल्ड, भाई कॉमन कोल्ड कौन करता है? राइनो वायरस, ठीक है, राइनो समझ, RNA वायरस, ठीक है। भाई अगर हम बात करते हैं राइनो वायरस की, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस, क्वेश्चन आता है मोस्ट इन्फेक्शियस कौन है इसके अंदर? आप लोग कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस क्या करता है भाई? मोस्ट इन्फेक्शियस का मतलब है जैसे आपको कोल्ड हो रखा है, आपने छींका,
अब समझना मेरी बात, इसी हाथ से आप कहीं जा रहे थे, आपने मेट्रो में हैंडल पकड़ लिया, अब हैंडल से जा रहे हो आप, तो वही स्टॉप आया, उतर गए, दूसरा आकर के उसने भी हैंडल पकड़ लिया। अब समझ रहे हो ना मेरी बात, अब उसने हैंडल पकड़ा है तो ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, हो गया उसको भी, समझ रहे हो ना मेरी। तो ये चीजें, और बच्चों को तो भाई स्कूल में आप जा रहे हो, समझ रहे हो, टिफिन भी छू रहे हैं एक दूसरे का, अरे वो तो फैलेगा ही, मोस्ट इन्फेक्शियस, कुछ भी टच करोगे तुरंत फैलेगा ये तो, ठीक है। तो इसलिए इसको मोस्ट इन्फेक्शियस में काउंट रखा गया है बेटा, ठीक है। कॉमन कोल्ड समझ में आ गया होगा भाई, जितने भी लंग्स के इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट। अब बैक्टीरिया के अंदर भी ये ध्यान रखना है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, जैसे टाइफाइड फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। दूसरा निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डिप्थीरिया अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम कर रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। प्लेग ह्यूमन को नहीं होता, ठीक है, ह्यूमन को नहीं होता, ये रेट को होने वाली प्रॉब्लम, पर एक्सीडेंटली अगर ये ह्यूमन के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ह्यूमन को फैलता है, उसकी स्ट्रेटजी अलग है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड। राइनोवायरस भाई मोस्ट इन्फेक्शियस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है भाई। इन्फेक्टेड नोज, बस समझा दिया मैंने, साफ साफ बोला कि निमोनिया का केस आएगा तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कोल्ड का बात आएगा तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर नोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये डिफरेंस है और पूछा भी जाता है। नेजल कंजक्शन क्या क्या होता है सब बताया आपको, नेजल कंजक्शन एटसेट्रा, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखा होगा ना, वायरस को हम मार नहीं सकते, जब भी आपको कोल्ड होगा तो आप एंटीवायरस, कोल्ड को मारने, मतलब समझ रहे हो, उस वायरस को मारने की दवा नहीं खाते हो। इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा तो एंटी इन्फ्लामेटरी ले लोगे, हेडेक होना चालू हो जाएगा तो वही, ठीक है, हेड की टेबलेट ले लोगे, ठीक है। और आप जानते हो यार इसकी साइकिल है 3 to 7 days, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और फिर घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरॉन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी वायरस, कोरोना की साइकिल 14 डेज की है, तो 14 डेज के अंदर वो बढ़ेगा और फिर ऑटोमेटिकली डाउन होना चालू हो जाएगा। बट इस ड्यूरेशन में आपको अपना बॉडी का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ये नहीं है फीवर बढ़ता है तो एंटीपायरेटिक खा लोगे, ठीक है, हेडेक होता है तो उसकी आप टेबलेट ले लोगे, कोई इन्फ्लामेशन होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ले लोगे, ठीक है। तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं स्टेरॉइड्स, यानी इस ड्यूरेशन, अगर उनके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ गया तो वायरस को किल करने की दवा नहीं ले रहे, वो उस इन्फेक्शन को, जिसकी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है तो वायरस को मार नहीं सकते, समझ रहे हो, वो पहले से ही मरा हुआ है, इसको क्या मारोगे, ठीक है। वो जिस सेल में एंटर कर जाएगा तब वो एक्टिवेट होगा, तो सेल को मारोगे तो खुद ही खत्म हो गए ना, ठीक है। और फिर दूसरे सेल को छोड़ के सेकंड सेल में जाएगा। तो वायरस के केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस जो सिम्टम होते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हो, वायरस को खुद आपकी बॉडी ही खत्म करती है। इसलिए बोलता हूं इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, हम सबको इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, कुछ भी हो जाए इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी ही है। अब हेपेटाइटिस बी नाम में छुपा हुआ हिप है। देखो हम जब फिजियो पढ़ाते हैं तो हम लीवर पढ़ाते हैं, लीवर में बैकनेम लिखते हैं हिपार, हिपार मतलब लीवर, हिप्पो, हिपे, हिपैटो, कहीं भी टर्म आ जाए समझ लो बात कर रहा है लीवर की, नाम में छुपा हुआ है हिपेटाइटिस। हिपे मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, किसी भी चीज के आगे आइटिस लगा हुआ है मींस इन्फ्लामेशन, हिपेटाइटिस, जिसके अंदर लिवर में इन्फ्लामेशन और कैंसर तक हो जाता है। आप समझ रहे हो। तो हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप के वायरस आते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, बहुत सारे, ठीक है। कंटिन्यू, क्योंकि उनके स्ट्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, ऐसे इसके भी वेरिएंट होते हैं, ठीक है। जिसमें हेपेटाइटिस बी को हमने एसटीडी में इंक्लूड किया है। कहां पर इंक्लूड किया है इसको, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये ध्यान रखना है आपको, हमने वहां करा दिया, आपको इतनी बात बता दी, ठीक है। तो अब यहां भी हमने हेपेटाइटिस बी दे रखा है आपको, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करते हैं भाई, समझ में आ गया भाई, रट्टा नहीं मारना है भाई, लिवर डैमेज हो जाता है, और जब भी लिवर की बात आती है तो जॉन्डिस, क्योंकि लिवर में ही तो बाइल बनता है, और लिवर डैमेज तो बाइल स्प्रेडिंग हो जाएगी बाइल की और डेथ हो जाएगी। तभी तो जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनको लिवर कायरोसिस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है, जॉन्डिस हो जाती है, लिवर की प्रॉब्लम होगी, जॉन्डिस पहले होगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो देखा होगा अक्सर कर ड्रिंक करने वाले लोगों की डेथ में लास्ट टाइम पर अक्सर कर जॉन्डिस होती ही होती है। लिवर डैमेज होगा, पर लिवर डैमेज होगा तो जॉन्डिस हो जाएगी, जॉन्डिस अगर होती है, समझ गए ना मेरी बात, पॉइजन स्प्रेड हो गया बॉडी में। अब हेपेटाइटिस बी के केस में मैंने बताया भी था कि हेपेटाइटिस बी होता है, उसके लिए हमने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किस होस्ट को यूज किया था, ईस्ट को यूज किया था।
किस जनरेशन की वैक्सीन थी? सेकंड जनरेशन की वैक्सीन थी जो एनसीईआरटी में दे रखी है, पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कि थर्ड जनरेशन भी आ चुकी है डीएनए वैक्सीन, बट अभी एनसीईआरटी ने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो जब तक एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं करती है तब तक दिमाग में रखना है, नॉलेज के लिए ये। पर अभी सेकंड जनरेशन वैक्सीन ही मार्केट में अवेलेबल है, मतलब एक आम इंसान को एक बहुत लो प्राइस में 50 रुपए या जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लगा रही है, ठीक है। वो हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या किया हमने? हेपेटाइटिस बी की सरफेस जो एंटीजन थे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को बनाने वाले डीएनए को निकाला, ठीक है, हमने वेक्टर में ऐड किया, उठा करके ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया, और ईस्ट के अंदर वो एंटीजन बनना चालू हो गए जो सरफेस पर मिलते हैं, उनको आइसोलेट किया और वैक्सीन बॉडी में इंड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर मेमोरी बन जाती है। तो कौन सी जनरेशन होगी? सेकंड जनरेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वही एक लाइन लिख दी मैंने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन यहाँ यूज करते हैं। भाई अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करता हूं, भाई रूट क्या है बताया था मैंने, मेन तो है इसका सेक्सुअल रूट, ठीक है, ट्रांसमिट थ्रू द, ठीक है, पेरेंटल एंड सेक्सुअल। पेरेंटल का मतलब है मदर से भी ट्रांसफर कर सकता है फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू, पर मेन जो है वो क्या है? सेक्सुअल, एसटीडी में इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। कैन क्रॉस प्लेसेंटा, भाई पेरेंटल के अंदर आ गया, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और सेक्सुअल तो समझ ही गए ना आप, सेक्सुअल का रूट मतलब, ठीक है, एसटीडी में इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो मदर से फीटस में भी जा सकता है, और समझ रहे हो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होकर के, और सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक ये पॉइंट्स हैं जिनमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आरएनए वायरस भी क्लियर हो गया, सॉरी हेपेटाइटिस बी भी क्लियर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हेपेटाइटिस के अंदर आरएनए था, बट हेपेटाइटिस बी के अंदर डीएनए होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, डीएनए कंटेनिंग है। अब पोलियो, पल्स पोलियो अभियान, आपको पता है एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था, पर तब ये ऐड नहीं आता था अमिताभ बच्चन का, ठीक है। अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता था ना कि 2 बूंद जिंदगी के, ड्रॉप डालता था माउथ के अंदर, ठीक है, देखा होगा आपने ऐड में, पहले आता था, अब नहीं आता। अकॉर्डिंग टू WHO कि पोलियो खत्म हो चुका है, रेडिकेट हो चुका है इंडिया से, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। इसलिए प्रोग्राम अब कभी कभी रन होता है, नहीं भी होता, ठीक है। एक टाइम था कंटिन्यू रन होता था, ठीक है। तो जब ये ऐड नहीं आया था, उससे पहले नीट का एग्जाम हुआ था, मतलब एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि पोलियो ड्रॉप में कितने, मतलब जो पोलियो ड्रॉप लाते हैं उसमें कितने ड्रॉप यूज, नंबर ऑफ ड्रॉप पूछे थे, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो बच्चे गलत करके आए थे। उसके कुछ दिन बाद जब ऐड आया था तब बच्चे कहते ओफो काश ये ऐड पहले आ जाता, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है। पर वो भी चालाक थे, उन्होंने क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि ऐड नहीं था, ऐड आने के बाद क्वेश्चन नहीं आता, तो एक आम क्वेश्चन हो गया ना, तो समझ गए ना। तो पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, इसका ट्रांसमिशन पता है पोलियो कैसे होता है? भाई इसका भी रूट यही है, गट के थ्रू, ठीक है। तो कंटामिनेशन गट के थ्रू ही इसका एंट्री होती है, ठीक है, पोलियो वायरस की। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द, भाई पोलियो केस में देखा होगा आपने कि आपके बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो वायर हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, तो बॉडी के वो पार्ट बेकार हो जाते हैं। पोलियो का केस देखा ही होगा, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ नेक में स्टिफनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसलिए स्केलेटल मसल्स में होता कहां पर है? स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से देखा होगा लोग थोड़े से पोलियो केस में जो उनके पार्ट वीक हो जाते हैं, अपना वर्क करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझ गए ना मेरी बात, पोलियो वायरस कहां पर इन्फेक्ट कर रहा है? सीधे उन वायर्स के ऊपर कर रहा है, ठीक है, उन न्यूरॉन्स के ऊपर कर रहा है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल से कनेक्टेड है, कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कॉमन सिम्टम तो वही है, हाई फीवर, पेन इन बॉडी, पैरालिसिस ऑफ लिम्स मसल्स, मेनली आपके स्केलेटल मसल्स, लिम्स मसल्स से इनमें पैरालिसिस हो जाती है। पर अगर मान लो ये कहीं ना कहीं ऐसे मसल्स लाइक रेस्पिरेटरी वगैरह हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम मसल्स हुए या अदर मसल्स हुए तो डेथ भी हो सकती है। पर नॉर्मल केस में लिम्स मसल्स के अंदर पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाथ पैर काम नहीं करते, ठीक है। तो यहां तक तीनों बात क्लियर हो गए। कॉमन कोल्ड, एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉमन कोल्ड पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरा पैरा ही दे रखा है। कॉमन कोल्ड से रिलेटेड कोई डाउट है ही नहीं। मोस्ट इन्फेक्शियस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कॉमन सिम्टम पता ही है, 3 to 7 डेज की साइकिल होती है, सबको पता है। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में हम इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा, ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी केस में, ठीक है, लिवर में आइटिस इन्फ्लामेशन होता है, लिवर कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। ये डीएनए वायरस के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें जॉन्डिस, लिवर का इन्वॉल्वमेंट होगा, जॉन्डिस हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर, ये बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बता चुका हूं मैं। पोलियो वायरस समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हेलमिंथीज डिसीज की बात करते हैं, तो मैंने 4 तो बता दिए वायरस और 4 बता दिए बैक्टीरिया। वायरस एक बचा हुआ है जो हम आगे डिटेल में लेंगे, एड्स, HIV वायरस, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हेलमिंथीज। हेलमिंथीज में आप जानते हो एक तो एस्कैरियोसिस होती है, ठीक है, एक एलिफेंटियासिस होती है। एस्कैरिस, कोई भी बच्चा, भाई अक्सर कर छोटे बच्चे तो धरती पर गिरी हुई चीजें खा लेते हैं, तो एस्कैरियोसिस, और घर में तो अक्सर कर बच्चे, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि जो लोग देखा होगा एस्कैरिस का अगर केस देखते हैं तो कंटामिनेटेड फूड, वही एक चीज है कंटामिनेटेड फूड, ठीक है। तो एस्कैरियोसिस का भी मेन कॉज है कंटामिनेटेड फूड। अगर कोई भी फूड कंटामिनेटेड होता है और आप उसको इंटेक कर लेते हो तो कहाँ एंटर कर जाएगा, या आपकी गट में एंटर कर जाएगा, और उसी को देखोगे गोल कृमि, ठीक है, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस टर्म सुना होगा आपने, ठीक है। तो यही वो एस्कैरिस है जो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, मतलब मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अपना नंबर इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि कभी कभी आपकी इंटेस्टाइन ब्लॉक तक हो जाती है। कई सर्जरी देखी होंगी, गट को कट करते हैं और इनके झुंड के झुंड, मतलब गुच्छे के गुच्छे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, यहां तक समझ में आया नहीं आया बेटा? तभी तो कहते हैं आप, जैसे आप बच्चे हो, अभी बच्चे ही हो, ठीक है, आपको साल में एक बार तो इसकी मेडिसिन खा लेनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए सिरप आते हैं, बड़े बच्चों के लिए टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि वही डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो ही जाता है, ठीक है। तो एक टैबलेट है, खा लेनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके, हाँ, इस समय डेंगू फैल रहा है, बिल्कुल सही, डेंगू फैल रहा है, तो समझ गए ना मेरी बात? तो उससे आपको थोड़ा समझ रहे ना मेरी बात, इस समय आज की डेट में, ठीक है, बिल्कुल सही। जॉन्डिस, यस 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 यस, ठीक है। हिपार, हिपार मतलब लिवर, ओके ओके ओके, क्लियर, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब एस्कैरियोसिस की बात करते हैं, तभी मैं बोलता हूं कि कभी भी अक्सर कर मैंने देखा लोग टहलने जाते हैं, ठीक है, और रास्ते में सब्जी वाला खड़ा हुआ है, तो पूछते भाई कितने का दिया, कितने का दिया, एक गाजर उठाई, खाना चालू कर दिया, समझ रहे हो ना, खड़े हैं वहां पर, खड़े खड़े बस खाना भी चालू कर दिया। वो सोच रहे हैं कि हम, समझ रहे हो, कुछ नुकसान कर रहे हो अपना, क्योंकि वो कहां से लेकर के आ रहा है, डायरेक्ट कहीं ना कहीं मंडी से, या डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो फार्म हाउस होते हैं वहां से लेकर के आ रहा है, ठीक है। और आपको पता जितना भी सैलेट होता है उसमें सीवेज वाटर दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि सीवेज वाटर के अंदर विदाउट ट्रीट किया हुआ, क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं होता, डायरेक्ट सीवेज वाटर को आप कहां लगा देते हो, ठीक है, जहां पर भी कह सकते हो सैलेट या ये वेजिटेबल कल्टीवेशन होता है वहां पर लगा देते हो, तभी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, और सबसे सस्ता ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक ही है, सीवेज वाटर, समझ गए ना, मतलब कौन सा पानी, वो डायरेक्टली लगाया जाता है, समझ रहे हो, बिना ट्रीट किए। तो कभी भी ध्यान रखना कि बाहर मार्केट से कोई भी वेजिटेबल सैलेड लाओ तो प्रॉपर वॉश होना चाहिए, 2 to 3 टाइम उसको वॉश करो, तब जाकर के उसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है। ये बहुत प्रिकॉशन, क्योंकि एस्कैरिस इसी के थ्रू फैलता है, कंटामिनेटेड फूड, या एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो भाई कहां पर पैरासाइट होता है आप समझना, ये आपकी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, कॉमनली राउंड वॉर्म बोलते हैं, एस्कैरियोसिस डिसऑर्डर है, ठीक है। क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग कर सकता है, मस्कुलर पेन भी कर सकता है, फीवर, एनीमिया, भाई एनीमिया क्या होगा, भाई ब्लड को इंटेक करना चालू कर देगा। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन लास्ट केस है, अगर इसकी नंबर बढ़ गया तो आपकी इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, इतने सारे गुच्छे गुच्छे निकलते हैं इसके, ठीक है, कॉमन चीज है। वही इसका जो एग होता है, एग ऑफ, ठीक है, पैरासाइट, जो आपकी फीसिस होती है, जैसे किसी को कंटामिनेशन है, एस्कैरियोसिस हो रखी है, तो वो कहां जाएगा, ठीक है, सुबह सुबह उठ करके जाएगा, क्लीन करेगा, वो कहां जाएगा, सीवेज के अंदर, सीवेज वाटर कहां जाएगा, समझ गए, फूड जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है वहां से वो कहीं ना कहीं फूड में अटैच होगा, और फूड अगर आपने वॉश नहीं किया तो अगेन ये एग आपके इंटेस्टाइन में, और एक हेल्दी इंसान को भी, समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं छोटे बच्चों को ही मेडिसिन लेनी चाहिए, बड़े को भी अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ टाइम के बाद 2 टैबलेट्स आते हैं उठा के डाल लेने चाहिए, ठीक है। हेलमिंथिक जितने भी आते हैं, टेट्रामेटाजोल, मेट्रिंडाजोल टाइप, ठीक है, कॉमन, बहुत सस्ते भी होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेटेड सॉयल, वाटर, प्लांट्स एटसेट्रा, इनसे, मैंने प्लांट बता दिया ना, इनसे इसका कंटामिनेशन होता है, कॉमनली वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठीक है, इससे कंटामिनेशन के केस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कंटामिनेटेड वाटर, यानी कहीं पर भी, भाई आजकल देखा मैंने कई बार केस सुने न्यूज में कि जो भाई टैप वाटर आ रहा है उसका कनेक्शन कहीं सीवेज वाटर से हो गया, सीवेज से होते आ रहे हैं, वहां लीक हो गया, सीवेज वाटर मिक्स हो गया, और उस पानी को आपने पी लिया तो कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात, आप समझ गए ना मेरी बात। तो यही, इसलिए वाटर को भी ढंग से अब यूज करना है, आरओ वाटर यूज करो, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एटसेट्रा को प्रॉपर वॉश करके इंटेक करो, क्योंकि यहां से इसका कंटामिनेशन सबसे ज्यादा होता है एस्कैरिस का। चलो ठीक है। एलिफेंटियासिस, इस साल भी क्वेश्चन आया है,
कॉमन कोल्ड पर भी क्वेश्चन आया था इस साल, एस्केरियासिस पे भी क्वेश्चन आया था इस साल, ठीक है, कॉमनली आते हैं, कॉमनली क्वेश्चन है। तो एलिफेंटियासिस पे क्वेश्चन था और कॉमन कोल्ड पर था, एक दो डिसऑर्डर और थे, ठीक है, इन पे क्वेश्चन कॉमनली मिलते हैं। तो इस बार भी एलिफेंटियासिस पे, इसको फाइलेरियसिस भी बोलते हैं, ठीक है। देख अगर इसका डायग्राम देखोगे तो आपको ये देखने को लगता है, ऐसा लगता है ये मेल में होने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें टेस्टिस का साइज बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, पर ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, सेक्स ऑर्गन से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है, जो हेलमिंथीज है, जो हेलमिंथीज है वो आपके लिम्फ ऑर्गन और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के लोअर पार्ट में लिम्फ का धीरे धीरे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे सॉइलिंग आती है। तो लोगों को लगता है कॉमनली सॉइलिंग आ रही है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, और ठीक है, और धीरे धीरे ये, और वैसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती, बस इन्फ्लामेटरी फ्लूइड के डिपोजिट होने की वजह से धीरे धीरे पैर का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ज्यादा इन्फ्लामेशन हुआ और ऊपर बढ़ गया और इन्फेक्शन टेस्टिस में भी हो गया, ठीक है, या फीमेल का केस हो वहां पर भी हो गया, वहां टेस्टिस नहीं होंगे तो बॉडी के पार्ट तो हैं, तो ये समझ रहे मेरी बात, स्टेरिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, फीमेल का केस हो या मेल का केस हो, ठीक है। तो बस मेनली ध्यान रखना है, इसका कोई सेक्स से संबंध नहीं है, ठीक है, मेल हो या फीमेल दोनों के पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन समझ रहे किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसको ट्रांसमिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली मॉस्क्यूटो। भाई मेल कभी भी खून नहीं चूसते, ठीक है, हमेशा जो ब्लड सकिंग होते हैं वो फीमेल मॉस्क्यूटो होते हैं, मेल मॉस्क्यूटो नहीं होते, क्योंकि मेल के माउथ पार्ट, समझना मेरे बात, सकिंग टाइप के होते हैं, पेयर्सिंग टाइप के नहीं होते, स्पॉन्जिंग का मतलब स्पॉन्ज जैसे होते हैं, जो स्पॉन्ज की तरह किसी भी चीज को सक कर सकते हैं, ठीक है, पर पेयर्सिंग एंड सकिंग टाइप के खून पीने वाले सैंग्यूबुरस वो फीमेल ही होते हैं, मेल मॉस्क्यूटो नहीं होते, समझ गए ना मेरी बात। तो ध्यान रखना है, कभी भी बात आएगी मेल और फीमेल में तो ऑलवेज फीमेल, डिसऑर्डर के लिए ऑलवेज फीमेल, ठीक है, मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन करता है, बाउचेरिया वैनक्राफ्टी, फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं इसको, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर, वहां पढ़ा रह सकता है, कई धीरे धीरे इन्फ्लामेशन करता है, यूजली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर, ठीक है, लिम्स गेट ब्लॉक्ड, और अगर लोअर पार्ट के लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो गए, ठीक है, इसकी इन्फेक्शन की वजह से, तो लिम्फ ऊपर नहीं आ पाएगा, और लिम्फ ऊपर नहीं आएगा तो लिम्फ लोअर पार्ट में डिपॉजिट होगा, और लोअर पार्ट में डिपॉजिट होगा तो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन आर ऑल्सो इफेक्टेड, स्वेलिंग इन टेस्टिस एंड स्क्रोटम, ठीक है, मेल का केस है तो मेल का केस दिखा रखा है, तो मेल के केस में, पर ऐसा नहीं फीमेल को नहीं होता, क्योंकि उसके बाद टेस्टिस, फीमेल को भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल का केस हो तो वहां भी देखने को मिल सकता है, मेल का केस हो वहां भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेनली अगर मेल का केस है तो टेस्टिस में क्या हो सकता है, इसका स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, हो सकता है आगे जाकर के अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी भी हो सकती है। ट्रांसमिशन, अब क्वेश्चन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन वही किसके थ्रू होता है, ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो वेक्टर, कौन सा, फीमेल मॉस्किटो है, क्यूलैक्स। बस ये क्वेश्चन एक आपके थोड़ा याद करने वाला है, इसको थोड़ा याद रखना, मैं याद धीरे धीरे डिस्कस करता रहूंगा भाई। और कंसेप्चुअल है भाई, वही क्या है, हेलमिंथीज है, ठीक है, हेलमिंथीज क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, देन इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से आपके भाई लिम्स के जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम अपर डायरेक्शन में नहीं आ पाता, लोअर पार्ट में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो टेस्टिस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेरिलिटी भी हो सकती है इसकी, तो वही डायग्राम दिखा रखा है इसमें यहाँ पर, ठीक है। जो एलिफेंटियासिस का है, फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, बाउचेरिया, ठीक है, वैनक्राफ्टी इसका नाम है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बस ये सारे क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा, बाउचेरिया वैनक्राफ्टी इतने सही, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, ट्रांसमिट बाय मेनली क्यूलैक्स, फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, क्योंकि एलिफेंटियासिस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है, बस इट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। अब एक और दे रखा है, फंगल डिसीज, रिंग वॉर्म, टीवी पर ऐड आता है, वो जो लोग ऐड जिन्होंने पहले देखा होगा खूब ऐड आता था, दांत खाद खुजली मिटाओ, एक मंकी का ऐड आता था, वो खुज आता था अपने पेट को, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐड आते थे, वो ऐड ही देख लोगे समझ जाओगे, उसी में दिखाते हैं रिंग वॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट कौन कौन से, बस आपको फंगस याद रखने हैं, ठीक है। 3 फंगस ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। तो
मैंने बोला इन सारे डिसऑर्डर को डिस्कस करोगे, 1-2 दिन अपने घर में डिस्कस करोगे, जिंदगी भर याद रहेंगे, ठीक है। तो बताओगे कि यार फंगस कैसे फैल सकती है घर में, अगर एक को रूसी है, समझना, एक को कहीं पर भी दाद है, समझ ना, रिंग वॉर्म है कहीं, और उसने उस टॉवल को यूज किया हो, उसको गलती से किसी दूसरे पर्सन ने यूज कर लिया, उसको भी हो जाएगा, ठीक है। रूसी है और आपने एक कॉम यूज किया, इस कॉम को उठा के रख दिया, ठीक है, और आप किसी दूसरे ने, अक्सर देखा है मैंने, कॉम, समझ रहे हो, लोग भाई पब्लिकली यूज कर लेते हैं, कहीं रखा हुआ है, गए बस अपना भाई समझ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि कॉम के अंदर एक पार्टिकल भी अगर इसका रूसी का होगा, फंगस, इट इज फंगस, तो आपकी स्कैल्प में वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो बस इसलिए, और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल, समझ रहे हो ना, एक सिंगल पार्टिकल भी होगा उसका, तो वो समझ रहे हो खेल कर देगा। तो तभी भी किसी के कपड़े, किसी के लाइक टॉवल, ठीक है, कॉम लाइक सब्सटेंस यूज नहीं करने चाहिए, वो इस टाइप के रिंग, ना, जो कह सकते हो दाज को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो रिंग वॉर्म की अगर बात करते हैं तो 3, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, देखा रखा होगा, इस तरीके से स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज, ये भी बड़ी कॉमन है। इन्फेक्शियस क्योंकि बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस, ठीक है। भाई क्या हो जाता है इसके अंदर, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन पर भी बन जाते हैं, नेल पर, स्कैल्प पर, ठीक है, आपकी स्कैल्प पर देखने को मिलेंगे, स्किन पर भी इसके इस तरीके से बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और नेल्स पर भी देखे होंगे लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज सिंपल है, ये सब रिंग वॉर्म की वजह से होता है। तो जनरली क्वेश्चन आता है भाई किसके थ्रू होता है, ठीक है, सॉइल के थ्रू हो सकता है, या बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथ, इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। भाई ये जनरल इंफॉर्मेशन है, घर में भी पता होनी चाहिए। तो ये डिसऑर्डर घर वालों से डिस्कस करोगे तो उनको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन सबको होनी चाहिए, डिसऑर्डर ऐसी चीजें हैं जो सभी को होते हैं, तो जनरल डिस्कशन सबके साथ होना चाहिए। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट? ओके, नो डाउट, ओके, नो 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 नो, ठीक है। चलो, क्योर क्या है सर? अरे भाई प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योर पर नहीं, वो ट्रीटमेंट पे नहीं जाना, ठीक है, इसलिए बहुत सारे क्योर हैं, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स आते हैं, वो आप यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके माइसिलियम के लिए ड्रग्स आते हैं, वो आप यूज करोगे, क्योर पे जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी जो मेन सिम्टम पर, जो मेनली क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं उस पर आप फोकस करो, ठीक है। जहां जहां मुझे लगे, मैंने बोला अगर स्पेसिफिक सिम्टम है तो उसको, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसको, अगर स्पेसिफिक टेस्ट है उसको याद रखना है। सारी डिटेल सबके क्योर तो आपका पढ़ोगे आफ्टर सिलेक्शन। आफ्टर सिलेक्शन हर डिसऑर्डर का मतलब पूरा एक चैप्टर, ये टाइफाइड के लिए एक चैप्टर है, ठीक है, रिंगवर्म के लिए पूरा चैप्टर है, ठीक है, पूरा, ठीक है। बहुत बेहतरीन किताब है, आगे पढ़ोगे, प्रेस्कॉट हुई, बहुत अच्छी किताब है, उनमें डिटेल में आप पढ़ सकते हो, बट अभी इतना नहीं करना। अब बचे लास्ट प्रोटोजोअन डिसीज, इसमें 2 हैं, एक तो मलेरिया और एक, समझ रहे हो ना मेरी बात, अमीवाइसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी लाइफ साइकिल है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपको वो समझनी होगी, मैं क्विकली समझा रहा हूं, एकदम दिमाग में सेट करना। ये 2 लाइफ साइकिल आज हमारा टारगेट है, डिसऑर्डर हमारे फिनिश, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, कंसेप्चुअल समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले मलेरिया, नंबर 1 पढ़ने वाले हैं मलेरिया। मलेरिया कॉजिंग एजेंट क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करता हूं कि कितनी स्पीसीज हैं, है तो बहुत सारी, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीफेरम, ठीक है, ओवेल, ठीक है, पर एनसीईआरटी ने 3 ही दे रखे हैं, तो उन तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीफेरम, ठीक है। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इन तीनों में 2-4 बातें थोड़ा आप याद रख सकते हो, काम की हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगर मैं वाइवेक्स की बात करता हूं तो इंडिया में इसके जो केस देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% केस सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात करता हूं तो नंबर 2 पर ये आता है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, ठीक है, यहां पर 30 to 40% केस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के देखने को मिलते हैं। मलेरिया के बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें सबसे, भाई अगर मैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करता हूं, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो एक तरीके से ये, ठीक है,
मैंने टर्म बताया था आपको मैलिग्नेंट, एक टर्म बताया था मैंने बिनाइन, ठीक है, यानी ये घातक नहीं है उसके लिए विनाइन लगाते हैं, और जो बहुत घातक है डेंजरस है उसके लिए मैलिग्नेंट टर्म लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से मैलिग्नेंट कौन है भाई, फैल्सीफेरम, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। कई टाइप के मलेरिया हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, ये बिनाइन, और अगर मैं मलेरिया की बात करता हूं तो बहुत कम होता है, ठीक है, ये भी टर्शियन मलेरिया ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हो फैल्सीफेरम के केस में, ठीक है, मैलिग्नेंट तो होता ही है, ये तो पार्ट इसका एक इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है, ठीक है। पर इसके केस में इसको ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर, जिसमें आप कह सकते हो, अगर मैं इससे, अच्छा इसको टर्शियन लिख दिया मैंने, ओके, इट इज अ क्वार्टेन मलेरिया। क्वार्टेन, ठीक है। अब समझो, ये दो तीन पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं इंडिया का डेटा देखूं तो इंडिया में 60 to 65% इन मैक्सिमम केस, बस आपको इतना याद रखना है कि मैक्सिमम जो देखने को मिलता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन नंबर सेकंड पर आता है, फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम सेकंड पर आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ओवेल या मलेरी, ठीक है, इनका केस बहुत रेयरली, ठीक है, ये 3 टाइप के मलेरिया है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम मलेरी है इसका केस बहुत कम 1%, ठीक है, तीनों ही मलेरिया हैं, ठीक है, मलेरिया कॉजिंग एजेंट। तो समझ में आ गया, तीनों ही प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड फेल्सीपेरम, यहां तक क्लियर है। जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को हम बिनाइन, बिनाइन का मतलब दयालु, यानी जो घातक नहीं है, मैलिग्नेंट नहीं है, ठीक है। टर्शियन मलेरिया, टर्शियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये फीवर किसी, ये इन्फेक्शन किसी को होगा तो हर 3 दिन बाद, हर थर्ड डे बाद इसका फीवर रिपीट होता है। डॉक्टर पूछता है कि फीवर आता है फिर जाता है, फिर रिपीटेशन कब होगा, सर हर 2 दिन बाद तीसरे दिन रिपीटेशन होगा, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन रिपीटेशन होगा, सो इट इज कॉल्ड टर्शियन मलेरिया, ठीक है, क्योंकि हर थर्ड डे इसका रिपीटेशन होता है, ठीक है। इसको क्वार्टेन मलेरिया क्यों बोलते हैं, हर 3 डेज बाद यानी फोर्थ डे इसका रिपीटेशन होता है, सो इट इज कॉल्ड क्वार्टेन मलेरिया। अगर हम बात करते हैं फेल्सीपेरम, इसको भी हम टर्शियन मलेरिया बोलते हैं, पर मैलिग्नेंट है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर, क्योंकि यूरिन का कलर ब्लैकिश हो जाता है ड्यू टू सम टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। आप हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, हेमाटिन भी बोल सकते हो, वो ब्लैक कलर के होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो एक बार समझ में आ गया कितना कितना परसेंट है, इन दोनों को टर्शियन, इसको क्वार्टेन मलेरिया बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। मैलिग्नेंट सिर्फ एक ही है यहां पर, फेल्सीपेरम, ये ध्यान रखना है आपको, बेसिक क्लियर हो गया। अब लाइफ साइकिल डिटेल में है आपके, ठीक है, तो लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, एनसीईआरटी में पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम अभी नहीं लिया पर उस डायग्राम को बहुत सिंपलीफाई किए करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा, इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होगी मोनोजेनेटिक, पहला क्वेश्चन बनेगा डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक क्यों भाई, डाइजेनेटिक का मतलब 2 होस्टों में कंप्लीट होगी, कंप्लीट इन 2 होस्ट। भाई 2 होस्ट में पूरी हो रही है डाइजेनेटिक, एक होस्ट में पूरी हो रही है मोनोजेनेटिक, ठीक है। ठीक है, एक बार समझ में आ गई डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है इसकी, ठीक है।
अगर डाइजेनेटिक की बात करते हैं वो दो होस्ट कौन कौन से हैं जिसमें डाइजेनेटिक हो रही है, ठीक है, एक प्राइमरी होस्ट होगा तो एक सेकेंडरी होस्ट होगा, ऑलवेज। सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप यहां पे यूज कर सकते हो प्राइमरी होस्ट, ठीक है, और सेकंड को बोल सकते हो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी होस्ट की बात करता हूं तो प्राइमरी होस्ट ऑलवेज, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, कॉमनली याद रखना है आपको, ये प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां पर सेक्सुअल पार्ट होता है, ठीक है। किसी भी पैथोजन का सेक्सुअल पार्ट जिस होस्ट में होगा वो प्राइमरी होगा, और ए सेक्सुअल पार्ट जहां पर भी होगा ए सेक्सुअल, वो सेकेंडरी होस्ट होगा। एक कॉमन फंडा है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्सुअल ऑलवेज प्राइमरी और ए सेक्सुअल ऑलवेज सेकेंडरी, इसी की बेस पर मैं प्राइमरी सेकेंडरी में डिवीजन किया, ठीक है। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी कौन होगा यहां पर, जहां सेक्सुअल पार्ट होगा, आप बोलोगे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। अगर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की बात करते हैं उसके अंदर सेक्सुअल पार्ट होता है, मींस कहां पर होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए सेक्सुअल पार्ट वहां होगा जहां फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए इसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, फीमेल एनाफ्लीज एनाफ्लीज मॉस्किटो। चलो ठीक है, अब सेक्सुअल पार्ट की बात, सॉरी एसेक्सुअल की बात करते हैं। सेक्सुअल कहां होगा, मैन या ह्यूमन बोल सकते हो। अगर मैं इसकी बात करता हूं ह्यूमन की, जिसमें इसका ए सेक्सुअल पार्ट होगा, कहां होगा, बॉडी किस पार्ट में, स्टमक इन्वॉल्वमेंट है, यहां किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, यहां लिवर का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहां पर आर बी सी का इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर लिवर में क्या होगा, बस ये डायरेक्टली कोई पॉइंट लिखना, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लिवर में दो साइकिल चलती हैं इसकी, लिवर में एक होगी प्री इरेथ्रो, प्री इरेथ्रो, क्योंकि भाई इरेथ्रो का मतलब आरबीसी में भी चलेगी, तो प्री इरेथ्रो सिटिक साइकिल, और एक चलेगी एक्सो इरेथ्रो या पोस्ट इरेथ्रो भी बोल सकते हो, समझाता हूं अभी, पोस्ट इरेथ्रो सिटिक साइकिल, ठीक है। जबकि आरबीसी में चलती है इरेथ्रोसिटिक साइकिल, इरेथ्रो मतलब आरबीसी। चलो एक बात तो क्लियर हो गई। अब बेसिक क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे भाई, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, एक क्वेश्चन तो यहां बन गया, मतलब कंप्लीट इन टू होस्ट। टू होस्ट कौन होंगे भाई, प्राइमरी कौन होगा, सेकेंडरी कौन होगा, प्राइमरी फीमेल एनाफ्लीज, वहीं सेक्सुअल होता है इसलिए प्राइमरी, भाई ये सेक्सुअल होगा वहां सेकेंडरी, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यहां पर फीमेल एनाफ्लीज प्राइमरी है क्योंकि इसके स्टमक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्सुअल पार्ट हो रहा है। ह्यूमन की बात करते हैं, लिवर और आरबीसी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एक तो भाई आरबीसी में साइकिल चलती है इरेथ्रोसिटिक साइकिल, उससे पहले की साइकिल, और इरेथ्रो के बाद भी लिवर में चल सकती है, तो प्री इरेथ्रो पोस्ट इरेथ्रो लिवर में चलती है, ठीक है। तो इन तीनों साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे आपके सामने है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ही मतलब सबसे पहले ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, सेकेंडरी होस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी होस्ट में ह्यूमन की, तो ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे, मान लो मान लो ये लिवर सेल है, ये लिवर सेल्स है,
जाता है। इसमें एंट्री करा देते हैं, इसमें साइजोगोनी कर देते हैं, यहाँ रप्चर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जो साइकिल रन होने वाली है उसको बोलते हैं प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल। प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो आएगा, आपकी स्किन पर बैठेगा और धीरे से अपने माउथ पार्ट को आपके ब्लड में एंटर कराएगा। और इन्फेक्टेड का मतलब है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट। पहला क्वेश्चन बनेगा इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी। ठीक है, मानो स्किन है, ठीक है, स्किन में जब भी मॉस्किटो पेनिट्रेट करेगा, मानो ये मॉस्किटो है, इसके माउथ पार्ट पेनिट्रेट किया उसने, ठीक है, ये बैठा, पेनिट्रेट किया उसने, पेनिट्रेट करते ही ये इसकी सलाइवा से कुछ ऐसे ऐसे स्पोरोजॉइट्स होंगे, वो आपके ब्लड में आएंगे। ये स्पोरोजॉइट्स आपके कहेंगे ब्लड में आएंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइट्स। इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है आगे अगेन, इनफेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। भाई ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजॉइड। हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड, ऑलवेज हेप्लॉइड। तो यहां से सीधे ये लिवर में एंटर करते हैं। प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल होती कहां पर है, अब लोग लिवर में, लिवर, हम लिवर में जा रहे हैं सीधे। ठीक है, ये लिवर में एंटर करेगा, कौन एंटर करने वाला लिवर में, स्पोरोजॉइट लिवर में एंटर कर गया। लिवर में एंटर करने के बाद ये स्पोरोजॉइट धीरे धीरे एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल फिशन के थ्रू कई न्यूक्लियस में ब्रेक कर लेगा। इट इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मल्टीपल फिशन। इट इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर क्या करेगा, हर, ठीक है, हर न्यूक्लियस से एक नया प्रोटोजुआ बनेगा, हर न्यूक्लियस से एक नया प्रोटोजुआ बनेगा। समझना मेरी बात। और इससे साइजोगोनी हो रही, साइज को बढ़ा रहे, इसको साइजॉन्ट स्टेज भी बोलते हैं। साइजॉन्ट स्टेज। अब साइजॉन्ट स्टेज, साइजोगोनी, साइज को बढ़ेगा और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, तो ये रप्चर होगा और रप्चर होकर के सारे ये प्रोटोजोआ बाहर निकल जाएंगे और अगेन नई लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। निकल करके अगेन ये एंटर किए और यहां जाकर के फिर से इन्फेक्शन कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई, आरबीसी में चलने से पहले यही साइकिल चलती है, इसको प्री लिख दिया मैंने, प्री रेथ्रो, प्री, समझ जाना, ये यहां यहां ले लेके, ठीक है, प्री रेथ्रोसिटिक, यानी सबसे पहले जब ब्लड में एंटर करेगा, ठीक है, ये स्किन है, स्किन में मॉस्किटो ने पेनिट्रेट किया, फीमेल मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइट अंदर एंटर कर दिए, कहां पर, ब्लड के अंदर, ब्लड से सीधा लिवर में एंटर कर गया। लिवर में जाकर के भी लिवर में ही क्यों जाता है भाई, लिवर में, ठीक है, समझना, खाने को मिलेगा, खाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा, खाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल, और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, साइजोगोनी करेगा। ठीक है, संख्या को बढ़ाएगा, जब संख्या इसकी पूरी बन जाएगी, इसके सारे सोल्जर्स तैयार हो जाएंगे, इसकी काउंट इंक्रीज हो जाएगी, तब ये अटैक करेगा ब्लड पर, क्योंकि ब्लड में ही इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी जब ब्लड में आरबीसी के अंदर साइकिल चलेगी, इसको बोलते हैं क्या, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। तो कंटिन्यू ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि इसकी काउंट पूरी नहीं हो रही। जब इसकी काउंट पूरी हो जाएगी, समझना मेरी बात, तब इस प्रोटोजोआ को बोलते क्या है, लिवर में बनने के बाद इसको हम क्रिप्टोजॉइट्स भी बोल सकते हैं या मीरोजॉइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 1000 तक बन जाते हैं, 1000 क्रिप्टो या, और लगा लेता हूं, और या मीरोजॉइट्स भी बोल सकते हो।
मीरोजॉइट्स, कुछ भी बोल सकते हो, क्रिप्टोजॉइट्स या मीरोजॉइट्स, क्रिप्टो या मीरोजॉइट्स, ठीक है। कितने बन जाते हैं? लगभग 1000 क्रिप्टो या मीरोजॉइट्स बनते हैं एक लिवर सेल के अंदर, सिंगल साइकिल के अंदर। तो ऐसे कंटिन्यू फिर 1000 अलग में अलग अलग कंटिन्यू प्री इरेथ्रो चलती रहेगी और अपने नंबर को ये बढ़ाते रहेंगे। जब इनका नंबर बढ़ जाएगा, पूरा तैयारी है, ठीक है, समझना। सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा सलाइवा से अपने, ठीक है, इन प्रोटोजुआ को, स्पोरोजॉइट को, जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये ब्लड में एंटर करेंगे, ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर के अंदर की मल्टीपल फिशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, साइजोंट स्टेज आएगी, साइजोगोनी होगी, और साइजोगोनी के बाद ये लिवर को रिलीज करके अगेन दूसरे लिवर सेल, ये एक लिवर सेल के अंदर स्टेज दिखा दी मैंने, अगेन अगेन अगेन, तो लिवर के अंदर अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे, साइजोगोनी करेंगे, ठीक है। और जब इनका नंबर भरपूर हो जाएगा, जब इनका नंबर भरपूर हो जाएगा तब क्या होगा? अब देखो, तब क्रिप्टोजॉइट्स, समझना, भरपूर हो गया तो क्रिप्टोजॉइट्स या मीरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे और चालू होगी इरेथ्रोसिटिक साइकिल। तो अब चालू करते हैं इरेथ्रोसिटिक साइकिल, चलो। तो अब चालू होने वाली है बेटा इरेथ्रो सिटिक साइकिल, ठीक है। यहां से अब चालू होगी इरेथ्रोसिटिक साइकिल, यानी यही क्रिप्टोजॉइट्स या मीरोजॉइट्स एंटर करेंगे कहां पर? आरबीसी। ये एंटर करने वाले हैं आरबीसी में, करा देते हैं एंटर, ये आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी, ये आरबीसी, सिग्नेचर दिखा देंगे यहां पर, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। और फिर एक रिंग स्टेज यहाँ दिखा देंगे, बस ठीक है। अब देखो ग्रीन कलर दिखा दिया, ये एंटर कर गए आरबीसी में, ये एंटर कर गए आरबीसी में, ठीक है। इरेथ्रोसिटिक साइकिल की बात कर रहे हैं। जब आरबीसी में एंटर करेंगे बेटा तब क्या होने वाला? देखो आरबीसी में सबसे पहले ये अपने अंदर एक वैक्यूल बनाएंगे और एक न्यूक्लियस इनका एक साइड में हो जाएगा, और एक मानो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, रिंग लाइक, जो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। चलो सिग्नेट रिंग बन गई। इसके बाद जब वैक्यूल बन जाता है, तैयारी हो जाती है हीमोग्लोबिन को इनटेक करने की, ठीक है। तो ये खतरनाक फॉर्म में आते हैं, प्रोटोजोआ जैसी फॉर्म, अमीबा जैसी फॉर्म, इसको ट्रोफोजॉइट बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट, ठीक है। न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, और अब क्या करेंगे? अब ये ट्रोफोजॉइट होगा, वो इसमें हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यानी इस आरबीसी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एचबी। तो ट्रोफोजॉइट हीमोग्लोबिन को इनटेक करेगा, तो हीमोग्लोबिन टूटेगा दो पार्ट में, ठीक है, हीम और ग्लोबुलिन। समझना, जो हीम होता है ये टॉक्सिक होता है, तो हीम से बनेगा क्या? हीम से बनेगा क्या? हिमैटिन, टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिक, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, फीवर का आना, ठीक है, ठंडी लगना, ठीक है। ये जो सिम्टम होते हैं मलेरिया के वो आपको लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठंडी के साथ फीवर आना, ठीक है, कपकपाहट होना, राइगर। तो ये सब, समझना मेरी बात, जो ये सब सिम्टम होंगे मलेरिया के, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये टॉक्सिक, क्योंकि ये क्या काम करेगा? ट्रोफोजॉइट हीमोग्लोबिन को खाना चालू करेगा, हीमोग्लोबिन को इनटेक करना चालू करेगा, और इन टॉक्सिक सब्सटेंस को अपने अंदर डिपॉजिट कर लेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन को इनटेक करने का जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे हेमेटिन, वो उसके अंदर ही होंगे, ठीक है, हेमेटिन इसके अंदर ही होंगे। तो लास्ट में क्या करेगा? जब सारा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, ग्लोबिन को डाइजेस्ट कर लेगा, हेमेटिन, हीम से हेमेटिन बनेंगे, टॉक्सिक मेटल वो अपने अंदर डिपॉजिट कर लेगा। फाइनली क्या होगा इसके बाद ये जब
इसके बाद ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करने वाले हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली स्टेज, ये अपने अपने न्यूक्लियस जब कंप्लीट खत्म कर देगा तो न्यूक्लियस को फिर ब्रेक करेगा, न्यूक्लियस को फिर ब्रेक करेगा, ठीक है। और वही अगेन साइजोगोनी, साइजोंट स्टेज, साइजोगोनी होगी, साइजोगोनी होगी तब फिर क्या होगा? इनसे सबसे क्या बनेंगे? आरबीसी को रप्चर करेगा, ये सब आरबीसी हैं, आर बी सी, तो रप्चर करेगा और ये सारे के सारे बाहर निकलना चालू कर देंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। और अगेन जाकर के ये एक दूसरी नई आरबीसी को फिर से इन्फेक्ट करेंगे। कुछ क्या करेंगे? आरबीसी को इन्फेक्ट ना करके लिवर सेल को अगेन इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। लिवर में एंटर कर जाएंगे, अगेन से लिवर में भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आरबीसी की बाद जो लिवर में इन्फेक्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल, यानी इरेथ्रो के बाद। आप बोल सकते हो इसको क्या? पोस्ट इरेथ्रोसिटिक साइकिल। तो प्री रेथ्रो यानी इससे पहले की साइकिल और इसके बाद की साइकिल भी लिवर में हो सकती है, पोस्ट रेथ्रो, ठीक है। तो ऐसे ही आरबीसी में कंटिन्यू बनते रहेंगे, पर यहां पर जो बन रहे हैं इनको भी हम मीरोजॉइट्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहां आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 12 से 24 मीरोजॉइट्स, वहां 1000 बन रहे हैं, 12 से 24 क्या बन रहे हैं यहां पर? मीरोजॉइट्स, 12 टू 24 मीरोजॉइट्स। तो 12 टू 24 मीरोजॉइट्स बन रहे हैं बेटा, ये अगेन आरबीसी को फिर आरबीसी में एंटर करेंगे, सिग्नेट रिंग आएगी, ट्रोफोजेट स्टेज आएगी, ये ट्रोफोजोआ हीमोग्लोबिन को खाएगा, ग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा, हीम से टॉक्सिक सबस्टेंस बनेंगे, ठीक है। और जब ये रप्चर होती है आरबीसी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रप्चर होगी, तब ये टॉक्सिक हिमेटिन निकलना चालू हो जाएंगे बाहर। जब ये टॉक्सिक हिमेटिन बाहर निकलेंगे तब आपको ठंडी लगेगी। तो आरबीसी की साइकिल 3 दिन की जहां चलेगी, 2 दिन बाद रप्चर होगी, थर्ड डे, तो उनको थर्ड डे बाद फीवर आएगा। यानी सिम्टम कब आएंगे मलेरिया के? जब ये टॉक्सिक मेटेरियल आपके ब्लड में आएगा। यानी किसी के अंदर जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है, उसमें हर 2 दिन बाद तीसरे दिन आरबीसी रप्चर करेगी तो हेमेटिन बाहर निकलेंगे, हेमेटिन बाहर निकलेंगे तो आपको ठंडी लगेगी, फीवर आना चालू हो जाएगा। तो हर तीसरे दिन 2 दिन बाद फीवर अगर आता है तो उसको टर्शियन मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें हर 3 दिन बाद चौथे दिन फीवर आता है, मींस हेमेटिन ये 4th डे बाहर निकलते हैं। यानी इरेथ्रोसिटिक साइकिल भी वेरी करती है, कहीं 3 डेज, कहीं 2 डेज की, मतलब 2 डेज के बाद 3 डेज तक, और कहीं 4 डेज तक रन होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मैंने टर्शियन और क्वार्टिन टर्म क्यों यूज किया। क्वार्टिन का मतलब है जहां पर ये साइकिल 4 डेज की है, ठीक है, और टर्शियन जहां पर ये साइकिल 3 डेज की है, यानी थर्ड डे जब रप्चर होकर ग्रेन्यूल्स बाहर निकलेंगे फीवर आएगा, नहीं 2 डेज के बाद थर्ड डे और थर्ड डेज के बाद 4th डे। तो इसीलिए क्वार्टिन और टर्शियन टर्म यूज किया। और मेनली सिम्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हेमेटिन, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल, ठीक है। तो चलो ये साइकिल चलती रहेगी, रेथ्रो चल रही है, पर साथ में ये भी चल सकती है, इसके बाद ये चलती है पर ये भी चलती रहेगी और आपको फीवर आता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? कुछ मीरोजॉइट्स, कुछ क्या कहेंगे भाई हम वापस लिवर में जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा आरबीसी के अंदर, कुछ कहेंगे ना ना यार बहुत हो गया, ठीक है, समझना। कुछ तो क्या करेंगे? इसी मोह माया में घूमते रहेंगे। कुछ कहेंगे ना हम तो वापस अपनी पुरानी स्टेज में जा रहे हैं, वहां मजा आ रहा था खाने को, लिवर में चले गए। कुछ कहेंगे यार बहुत हो गया, इस मोह माया से दूर एकांत मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब अब हमें बार बार, ठीक है, इस सिस्टम में, इस ह्यूमन सिस्टम में रोटेट नहीं करना, मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे भाई? इनमें से कुछ एक नई अवस्था, एक स्टेज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैमीटोसाइट, ठीक है। वो सेल जो गैमीट बनाते हैं, पर शर्त है उन गैमीट को, अगर समझना मेरी बात, अगर उन गैमीट को कोई मॉस्किटो मिल गया इनटेक करने के लिए तो नेक्स्ट स्टेज मॉस्किटो में रन कर जाएगी, कोई नहीं मिला तो वो परमानेंटली खत्म हो जाएंगे, यानी उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप इनमें से कुछ क्या बनाएंगे? गैमीटोसाइट, कन्वर्ट इनटू गैमीटोसाइट्स। अब गैमीटोसाइट्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक मेगा और एक माइक्रो। मेगा
और एक माइक्रोगैमेटोसाइट्स। जो माइक्रो होते हैं वो तो बनाएंगे मेल गैमीट आगे जाकर के, और जो मेगा होते हैं वो बनाएंगे फीमेल गैमीट आगे जाकर के। ठीक है, समझना, इनमें से कुछ तो आरबीसी में एंटर करके, ठीक है, एंटर करके फिर आगे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे माइक्रो गैमीट, कुछ मेगा गैमीट। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी 3 स्टेज हैं, एक क्लियर क्लियर समझना। सबसे पहले स्पोरोजोइट बॉडी में एंटर करेंगे, ब्लड में ज्यादा देर नहीं रुकते, 30 मिनट के अंदर ब्लड में तुरंत लिवर तक पहुंचते हैं। 30 मिनट के अंदर लिवर में जाकर खाएंगे पिएंगे, मस्ती पार्टी चलेगी, अपनी काउंट को बढ़ाएंगे बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहीं पर भी सेक्सुअल नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ गैमेटोसाइट्स बने। और अपनी जब काउंटिंग बढ़ाएंगे, काउंटिंग बढ़ जाएगी किसके थ्रू? प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल के थ्रू, ठीक है, तब जाकर के ये एंटर करेंगे किसके अंदर? आरबीसी में, और चलेगी इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। आरबीसी में एंटर करके सिग्नेटरिंग ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट क्या काम करेगा? अमीवर्डल स्टेज है, ये हीमोग्लोबिन को इंटेक करेगा, ग्लोबुलिन को खा लेगा और हीम को छोड़ देगा। ये टॉक्सिक मटेरियल हीम हेमेटिन में कन्वर्ट होकर के अंदर भर जाएगा, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर करके ये रप्चर होगी आरबीसी, तो ग्रेन्यूल्स भी बाहर निकलेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? सिम्टम ऑफ, ठीक है, मलेरिया। इन्हीं को बोलते हैं हेमेटिन टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। और ये अगेन आरबीसी को, अगेन आरबीसी को, अगेन आरबीसी साइकिल चलती रहेगी। हर 3 दिन बाद ये साइकिल स्टार्ट, फिर से स्टार्ट हो रही है। टर्शियन हर क्वार्टेन यानी चौथे दिन, और हर 2 दिन बाद तीसरे दिन स्टार्ट हो रही है, मींस टर्शियन मलेरिया, ठीक है। तो समझ में आ गया? कुछ तो क्या करेंगे, इसी में मस्त हैं, इसी दुनिया में घूमते रहेंगे। कुछ कहेंगे ना पुरानी दुनिया में जा रहे हैं, लीवर में पोस्ट इरेथ्रो। कुछ कहेंगे ना तो यार हमें इरेथ्रो करनी है, ना हमें, ठीक है, प्री इरेथ्रो या पोस्ट इरेथ्रो करनी है, हम तो मोक्ष यानी हम तो जाना चाहते हैं अलग, इस झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैमीटोसाइट्स, मेगा गैमीटो और माइक्रो गैमीटो, ठीक है। इनका भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, रात के टाइम पर ये सारी स्टेज आपकी बॉडी की सरफेस के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। और अगर कोई एक हेल्दी मॉस्किटो आता है और आपके इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करता है, तो सारी स्टेजेस, ये कोई भी सारी स्टेजेस, कोई भी, सब कहां जाएंगे? उसके स्टमक में। स्टमक में सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट मेगा एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ये उसके स्टमक में जाकर के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, और गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। कहां पर? मॉस्किटो के स्टमक में, ठीक है। तो ह्यूमन में सिर्फ यही मामला चल रहा है। सेकेंडरी होस्ट में क्या चल रहा है? प्री इरेथ्रो लिवर के अंदर, और आरबीसी में क्या चल रही है? इरेथ्रो। इरेथ्रो साइकिल कहां पर रन हो रही है बेटा? आर बी सी। तो ये दोनों साइकिल तो एकदम क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जरा बताओ बेटा। ओके, चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा प्री इरेथ्रो के अंदर। अब मैं बात करता हूं लास्ट में प्राइमरी होस्ट में क्या होने वाला है। प्राइमरी होस्ट देख लेते हैं भाई, मॉस्किटो। चलो भाई, मॉस्किटो में क्या होने वाला है देख लेते हैं। अब मॉस्किटो आया, उसने क्या किया? ह्यूमन को के ब्लड को सक किया। ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा तो ऑल स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट कहां एंटर करेंगे? चलो भाई, एंटर कर गए, ठीक है। आगे क्या होगा? आगे क्या होने वाला समझना। अब यहां पर होगी गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। मेल भी बनेंगे, फीमेल भी बनेंगे। पहले मैं मेल गैमीट की बात कर लेता हूं। मेल के केस में क्या होगा? एक्स फ्लैजिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल गैमीट के फॉर्मेशन को बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन, ठीक है। एक्स फ्लैजिलेशन में क्या होने वाला है? यहां पर समझना, एक सेल का डायग्राम बना देता हूं। ये जो होगा माइक्रोगैमिटोसाइट, कौन होगा? माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब है ये आरबीसी है, इसमें ये माइक्रोगैमिटोसाइट्स है,
ठीक है, यहां पर क्या होगा, मेगा, ये आरबीसी है, ये बड़ा सा गैमेटोसाइट है, ये मेगा गैमेटोसाइट्स, ठीक है, साइज बड़ा है तो मेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आरबीसी तो खत्म, ठीक है, डाइजेस्ट हो गई। अब ये बाहर निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे तो इससे ये माइक्रो है, ये मेगा है, इसमें क्या होगा, ये करेगा माइटोसिस, माइटोसिस, क्योंकि पहले से ही हैप्लॉइड है तो माइटोसिस ही कर सकते हैं, मियोसिस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और माइटोसिस करके 1 2 ऐसे कम से कम 6 to 8 फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को बोलते हैं एक्सफ्लैजिलेशन, हैप्लॉइड मेल गैमीट्स। कितने बनेंगे, 6 to 8 बन गए भाई, ठीक है। फीमेल का कैसा आएगा, तो यहां पर भी क्या होगा, इनके अंदर भी माइटोसिस, गैमीट फॉर्मेशन में माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके डिवीजन 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है, एक तो ये हैप्लॉइड, एक छोटी सी पोलर बॉडी, फीमेल गैमीट। चलो, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। और मेल गैमीट का, मेल ज्यादा बनते हैं, फीमेल कम बनते हैं, समझ रहे हो ना। मेल 6 to 8 हो सकते हैं, फीमेल एक ही बनता है, वो समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा चाहिए, वहां साइटोप्लाज्म कंटेंट कम चाहिए, इसलिए पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कहां पर हो रहा है, स्टमक में। गैमीटोजेनेसिस कहां होती है, स्टमक। अब फाइनली क्या होने वाला है भाई, गैमीट बन चुके हैं स्टमक के अंदर, फर्टिलाइजेशन करा दो, फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, कहानी है एक तरीके से, एनसीईआरटी डायग्राम देखो, कहानी खत्म। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, फीमेल गैमीट है, फर्टिलाइजेशन कौन बना हुआ है उसके अंदर, हैप्लॉइड है, मेल गैमीट यहां से ये क्या कर गया, एंटर कर गया, ये एंटर कर गया मेल गैमीट, ये भी हैप्लॉइड था। इनके एंटर करने से क्या बन जाएगा, इनके एंटर करने से एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, जायगोट। धीरे से जायगोट क्या होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल, क्योंकि इसके जो टर्मिनल एंड होंगे वो पॉइंटेड हो जाएंगे, टर्मिनल एंड पॉइंटेड हो जाएंगे, ये मोटाइल जायगोट, इसको बोलते हैं ऊकाइनीट, ऊ। अब ये ऊकाइनीट मोटाइल होगा और पॉइंटेड भी है, धीरे से स्टमक की जो वॉल होती है ना अंदर से, उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा और अंदर जाकर के एक सिस्ट बना लेगा, ठीक है। अब ऊकाइनीट क्या काम करेगा, ठीक है, एंटर करेगा, एंटर इन वॉल ऑफ स्टमक। एंटर कैसे करेगा, जैसे मान लो ये स्टमक, ये की स्टमक की वॉल थी, ठीक है, ये ऊकाइनीट पेनिट्रेट करना चालू कर रहा है, ये पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है, और अंदर एंटर कर जाएगा, और अंदर एंटर करके ये क्या कर लेगा, अंदर जाकर के सिस्ट, ठीक है, वॉल ऑफ स्टमक, अंदर जाके क्या बना लेगा, अंदर वॉल जहां पर होगी अंदर एंटर करेगा स्टमक के अंदर, और जाकर के सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, अंदर जाके सिस्ट बना लेगा, इसको बोलते हैं ऊ सिस्ट, ऊ सिस्ट, ठीक है। ऊकाइनीट हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड, जायगोट डिप्लॉइड, ऊकाइनीट डिप्लॉइड। जब ऊसिस्ट बनेगा तो इनिशियली में तो ऊसिस्ट डिप्लॉइड होगा, फिर इस ऊसिस्ट के अंदर होगा मियोसिस, अब यहां होगी, ठीक है भाई, यहां तक भी स्टार्टिंग में क्या था, डिप्लॉइड ही था भाई, ऊसिस्ट डिप्लॉइड था, मियोसिस होगी, फिर क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्टेज आएगी, हैप्लॉइड जो स्टेज होगी इसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्पोरोजाइट। हैप्लॉइड भाई, मियोसिस होगी, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, और अब यहां पर बन जाएंगे
इसके स्टमक में भाई मियोसिस होगी, ठीक है। उसमें फिर अगेन मियोसिस सेकंड होगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो अंदर बच जाएंगे ढेर सारे सिस्ट के अंदर स्पोरोजाइट्स, हैप्लॉइड। और जब बन जाएंगे तब धीरे से इसकी वॉल, स्टमक की वॉल को रप्चर करेंगे ये, और रप्चर करके ये बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, ये बाहर निकलना, स्टमक में आएंगे स्पोरोजाइट्स, और स्टमक से होते हुए ये मॉस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक से जुड़े होंगे, ठीक है, उसमें एंटर कर जाएंगे। यहां से एंटर इन सलाइवरी ग्लैंड। अगेन मॉस्किटो तैयार हो गया इन्फेक्शन के लिए। कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले भाई एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, एक समझना मेरी बात, सॉरी, हेल्दी मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक किया, तो स्टमक में सारी स्टेज एंटर करेंगे, सब डाइजेस्ट कर लेगा वो मॉस्किटो एक्सेप्ट गैमीटोसाइट, उसका डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और गैमीटोसाइट का जब डाइजेशन नहीं होगा तो गैमीटोसाइट अंदर जाकर के गैमीटोजेनेसिस करेंगे, जो मेगा होंगे वो फीमेल गैमीट बनाएंगे, जो माइक्रो होंगे वो मेल गैमीट बनाएंगे, और मेल गैमीट के बनने को बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। 6 to 8 मेल गैमीट बनेंगे बाय माइटोसिस, मियोसिस नहीं हो रही है। ऐसे फीमेल के केस में माइटोसिस होगी, 2 सेल बनेंगे, एक पोलर बॉडी और एक मेन सेल। पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाएगी, मेन सेल बचेगी, ठीक है, गैमीट बचेगा, उसमें एक्स फ्लैजिलेशन से जो मेल गैमीट होगा एंटर कर जाएगा, जायगोट बना देगा, जायगोट पॉइंटेड हो जाएगा, ऊकाइंट बन जाएगा, धीरे से स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर आएगा, अंदर आकर के स्टमक के अंदर की वॉल के अंदर आकर के एक सिस्ट बना लेगा, इसको ऊसिस्ट बोलते हैं। ऊसिस्ट के अंदर अगेन मियोसिस होगी, क्योंकि हेप्लॉइड स्टेज मेंटेन करना है ना, तो मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस के थ्रू अब बनेंगे, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगी, फिर मियोसिस सेकंड इक्वल टू माइटोसिस, फाइनली बनेंगे स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स इस रप्चर करके वापस स्टमक में आएंगे, वहां से खिसक के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, और अगेन इन्फेक्टिव स्टेज तैयार, कहां पर, उसकी सलाइवा में। अब वो मॉस्किटो तैयार हो चुका है अगेन दूसरे हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये 2 साइकिल हो गए, कुछ पार्ट का हुआ ह्यूमन के अंदर और कुछ पार्ट का हुआ मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो उसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, एकदम क्लियर है। प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट क्लियर है भाई। प्राइमरी होस्ट जहां पर सेक्सुअल पार्ट, सेकेंडरी होस्ट एसेक्सुअल पार्ट। एसेक्सुअल पार्ट ह्यूमन में हो रहा है बेटा, कहां हो रहा है, लिवर में हो रहा है और ब्लड में हो रहा है, दोनों के अंदर मल्टीपल, ठीक है, फिशन हो रहा है, ठीक है, साइजॉन्ट स्टेज आ रही है और अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि स्टमक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मींस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, जाइगोट बन रहा है, तो सेक्सुअल पार्ट हो गया, उसके स्टमक में हो रहा है। तो एकदम क्लियर कट होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी लाइफ साइकिल एकदम ब्रेन में सेट। अब एक और बचा है लास्ट, खत्म करते हैं इसको। ओके, एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने नहीं रखा, ठीक है, एक बार देख लेना, मैं एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम बता दूंगा, ठीक है, आपको एक बार, और एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का डायग्राम और दिखा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। अब एक पैरासाइट और है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, नाम में छुपा हुआ है एंट अमीबा, एक ऐसा अमीबा जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है। और हिस्टोलाइटिका जो हिस्टो मतलब टिश्यू, टिश्यू को ब्रेक करता है, हमारे इंटेस्टाइनल टिश्यू को खाता है, ठीक है, उनके ब्लड को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनको इनटेक करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। करता क्या है, अमीबॉइसिस। अमीबॉइसिस में क्या होता है, आपके स्टूल के साथ, समझ रहे हो, ब्लड आता है, म्यूकस आता है, ब्लीडिंग भी होती है, इंटेस्टाइन के अंदर फ्लास्क शेप अल्सर बन जाते हैं, तो डेंजरस होता है, ठीक है। तो इसके लिए ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, पूरी कहानी 2 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं इसको, कुछ है नहीं। और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कहां पर पैरासाइट होता है। अक्सर कर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, जब भी इसका केस आएगा आपको ध्यान रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, ठीक है। क्या करता है, अमीबॉइक डिसेंट्री भी बोल सकते हो या अमीबॉइसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं, समझना, इन्फेक्टिव स्टेज की बात करता हूं, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, टेट्रा
न्यूक्लिएटेड सिस्ट, यानी एक ऐसा सिस्ट जिसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मैकेनिकल, इसका जो ट्रांसमिशन होता है, देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी ने चलाया कि शौच घर में होनी चाहिए, बाहर नहीं। ठीक है, अगर आप बाहर जाओगे तो डिफरेंट टाइप के हाउस फ्लाई, ठीक है, वहां से कंटामिनेशन को लेके घर में आएंगे, मींस आपके फूड में कंटामिनेशन होगा, और फूड से अगेन जो हेल्दी ह्यूमंस हैं उनको इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे अमीवॉइसिस, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सॉरी, जैसे हमने बात की थी एस्कैरियोसिस, ठीक है, ऐसी अमीवॉइसिस भी कंटामिनेटेड फूड से हो सकती है, पर यहां मेन रोल जो प्ले करती है वो हाउस फ्लाई करती है। ठीक है, उसको इन्फेक्शन नहीं होता भाई, हाउस फ्लाई तो भाई वो फीकल मैटर पर बैठेगी, उठ करके खाने पर बैठ जाएगी, इन्फेक्शन हो गया, उसकी जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है वहां से उठ करके यहां आ गए। ठीक है, तो इसका इन्फेक्शन मोस्टली इसके थ्रू होता है, हाँ फूड के थ्रू भी हो सकता है, ये सिस्ट कहीं ना कहीं, ठीक है, सीवेज वाटर जा रहा है, वहां वेजिटेबल में भी अटैच हो सकते हैं, वो भी एक रहे, पर मेन जो एनसीईआरटी ने दे रखा है हाउस फ्लाई। ठीक है, जो ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू, कह सकते हो, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई एक तरीके से होती है, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर ऐसे कह सकते हो, उसको एनसीईआरटी ने रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें भाई लाइफ साइकिल की बात करता हूं, लाइफ साइकिल तो मोनोजेनेटिक ही है, लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक, मतलब कंप्लीट इन वन होस्ट, ओनली वन होस्ट। कौन सा होस्ट होगा, ह्यूमन। अब इसे आपको याद रहेगा, हाउस फ्लाई का रोल यहां लाइफ साइकिल में नहीं है, वो तो एक मैकेनिकल कैरियर है। ठीक है भाई, फीकल मैटर में बैठेगी, उठा करके समझ फूड पर आ गई। ठीक है, तो भाई मेनली ध्यान रखना है, भाई जो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट थ्रू हाउस फ्लाई। ठीक है, मैकेनिकल कैरियर काम करता है। ठीक है, जो ट्रांसमिट करता है फीकल मैटर टू फूड या फूड प्रोडक्ट, वहां पर इसके ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब लाइफ साइकिल और देख लो उसकी, फिनिश करते हैं। ओके, लास्ट है लाइफ साइकिल। अब देखो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, पहले मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। ये वो मनुष्य है जो घर से बाहर जाता है, किसके लिए जाता है बताइए आपको, क्योंकि ये मेन सोर्स है कंटामिनेशन का। ठीक है, चलो ठीक है, अब नहीं, अभी तो हम हेल्दी ह्यूमन दिखा रहे हैं, सॉरी, पहले हेल्दी ह्यूमन दिखाता हूं मैं, कंटामिनेशन दिखाता हूं कैसे होगा। ये एक सिस्ट है, कोई गया होगा बाहर, वहां से हाउस फ्लाई से इसके फूड पर ये सिस्ट आया होगा। सिस्ट कैसा है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लियस हैं, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी गट में गया, माउथ में गया, और माउथ से आप समझ जाओगे कहां जाएगा, ये जाएगा सीधा, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, स्टमक में, स्टमक से कहां जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, और फाइनली कहां पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जगह कम है। लार्ज इंटेस्टाइन को मैं इधर दिखा रहा हूं, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इतने बार लिख रहा हूं कि क्वेश्चन लार्ज पर बनता है, और यही गलती ना हो जाए इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो सिस्ट जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक में HCl होता है, तो वहां सिस्ट तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये 4 न्यूक्लियस कहां एंटर कर जाएंगे, आपकी गट में। गट में 4 न्यूक्लियस एंटर करेंगे, तो इन 4 न्यूक्लियस से हर एक से 2, हर एक से 2, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 to 8, 8, समझना मेरी बात, 8 अमीबा का फॉर्मेशन होगा, 8 एंट अमीबा हिस्टोलिट का बनेंगे। ठीक है, कितने बन रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा, कितने, 8।
8। एट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का फॉर्मेशन होगा, एक दो नहीं, 8 8, ठीक है, 4 थे, 4 से 8 बन गए। अगर मैं इन 8 एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करता हूं, उसकी भी दो फॉर्म होती हैं, एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक मैग्ना और एक माइन्यूटा। मैग्ना, देखने में मैग्ना कुछ तरीके से होगा, एक सूडोपोडिया भी होगा इसके पास, एक होगा माइन्यूटा। जो मैग्ना है, माइन्यूटा, माइन्यूट, ये नॉन पैथोजेनिक है, ये है पैथोजेनिक, डेंजरस, पैथोजेनिक, यही नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। सूडोपोडिया एक होता है, मोनोपोडिया बोलते हैं इसको, मोनो, माइन्यूटा जो होता है बेटा बहुत सिंपल होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें आगे जाकर के नॉन पैथोजेनिक है, लिखते हैं ये वाली बात। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूटेगा, बोले एक ही दिखा देते हैं, एक से क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस, दो से क्या बनेंगे, चार न्यूक्लियस, ये हो गई 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट, जो फाइनली क्या करने वाला है, फीकल मैटर से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट, और ये अगेन इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए, ठीक है, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। चलो ठीक है, एक बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे, देख लो उसके बारे में। मैग्ना क्या करता है, इसमें क्वेश्चन आता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है अमीवाइसिस के लिए, ठीक है, जो पैथोजेनिक होता है, क्योंकि इसके अंदर भाई एक न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर वैक्यूल्स भी होंगे, और इसके अंदर टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, देख लो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, इसके पीछे सब म्यूकोसा होती है, दोनों में देखने को मिल जाता है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पहली बात, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू, ठीक है, यहां पर, ठीक है, होस्ट आरबीसी होंगे इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी होंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अलावा टिश्यू होंगे इसके अंदर, इन सबको खाता है होस्ट के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू, ठीक है। ये पैथोजेनिक फॉर्म में क्या करता है, इट इज, इसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बनाएगा, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर इन इंटेस्टाइन, पहला। और क्या काम करेगा, एब्डोमिनल पेन, और क्या काम करेगा भाई, ब्लड विद स्टूल, भाई आपके फीकल मैटर स्टूल के संग ब्लड भी आएगा, इसकी वजह से ये सब कॉमन सिम्टम किसके हो गए, अमीवाइसिस, ठीक है। ये अमीवाइसिस हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल में सारी बातें आ गई, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहला क्वेश्चन इन्फेक्टिव स्टेज टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट, ये टेट्रा न्यूक्लियस कहां जाते हैं, स्टमक से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां कितने न्यूक्लियस में कितने एंटमीबा बनाएंगे, एक सिस्ट से 8, एक सिस्ट से 8 एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी दो फॉर्म होती है, मैग्ना और माइन्यूटा। माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक है, मैग्ना पैथोजेनिक है। इसको मोनोपोडिया क्योंकि एक सूडोपोडिया होता है। कहां रहता है, इस सब पे क्वेश्चन आए हुए, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर ये रहता है, और वहां पर सब म्यूकोसा में एंटर करके वहां आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और हमारे इंटेस्टाइनल टिश्यू को खाना स्टार्ट कर देता है, और फ्लास्क जैसे, फ्लास्क समझ रहे हो ना, ऐसा फ्लास्क जैसे
अल्सर बन जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ब्लीडिंग होती है और ये ब्लड स्टूल के संग बाहर आता है, एब्डोमिनल पेन होता है फ्लास्क से, ठीक है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, इसी को बोलते हैं अमीवॉइसिस। तो सारे स्टेज, सब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है मैंने हर क्वेश्चन को जो यहां बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो एकदम क्लियर है, आज डिसऑर्डर एकदम ब्रेन में सेट होंगे, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक, सिर्फ एक ही होस्ट में, यहां हाउस फ्लाई का काम कर रही है, इसको ट्रांसमिट करने का काम कर रही है, इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है, कंटामिनेशन फैलाने का काम कर रही है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होता है, ट्रांसमिट बाय हाउस फ्लाई, ठीक है, समझ, मॉस्किटो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू, हाउस फ्लाई, ठीक है, क्योंकि हाउस फ्लाई के अंदर एंटर नहीं करता, उसके विंग्स में, उसके लेग में अटैच हो जाता है फीकल मैटर और वही खाने पे जाके बैठ जाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं बाहर मत जाओ, घर में ही जो करो घर में ही करो, ठीक है, समझ में आ गया होगा, एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, कभी भी बाहर जाना, समझ रहे, खुले में मत करना, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों की आदत है कि भाई सब्जी वाले के पास गए, गाजर उठा के खा ली, मूली उठा के खा ली, टमाटर उठा के समझ खा लिया, ऐसे ही ना, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। और तीसरी बात, कभी भी किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है, तो कोशिश करो सैलेड को, जो कच्ची चीजें खा रहे हो ना, उसको अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि वैसे कुछ लोग तो साफ करते हैं, पर कुछ लोग पता नहीं प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं, या किसी पार्टी में जाओ, ठीक है, एक बार को फिर भी वहां ध्यान रखेंगे, पार्टियों में तो बड़ा गंदा सिस्टम है, ठीक है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो अलग ही है, सजा हुआ कुछ अलग माल है, तो सीधे समझो कि यार उनको अवॉइड करो। भाई जो पका हुआ आइटम है उसको आप खा सकते हो, जो कच्चा आइटम है डायरेक्टली आप सब वेजिटेबल्स कच्चे हैं, सैलेड है, थोड़ा अवॉइड करो। खाना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, क्योंकि फाइबर वहीं से मिल रहा है आपको, ठीक है, इंटेस्टाइन को परफेक्ट बनाने के लिए। पर कोशिश करो घर पे खाओ, प्रॉपर क्लीन करके खाओ, जिसकी वजह से अमीवॉइसिस, जिसकी वजह से, ठीक है, एस्कैरियोसिस जैसे, समझ रहे हो, इन्फेक्शन आपको नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हैं, कौन किसको ट्रांसमिट, जहां से क्वेश्चन बनता है, जो जो चीजें ऐसी हैं छुपी हुई थी, मैंने हर चीज को सामने लाने की कोशिश की है, आपका एक एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है मजा भी आया होगा, सीखे भी होगे। और आज क्या करना है, अपना मम्मा पापा, ठीक है, सिस्टर ब्रदर जो भी हो, सबको अपनी बातें आज से स्टार्ट करोगे सुनाना, ऐसी जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, एक बार कहानी की फॉर्म में सुना दोगे, परमानेंट ब्रेन में सेट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। अब कल हम स्टार्ट करने वाले हैं एड्स, फिनिश कर देंगे कल ही, और एक लेक्चर बचेगा उसमें हम करने वाले हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स हो सकता है कल ही स्टार्ट कर दें, बेसिक ड्रग का तो हम कल ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एड्स बहुत बड़ा नहीं है। एड्स फिनिश करके हम ड्रग स्टार्ट कर देंगे, और अगले लेक्चर में ड्रग्स एकदम फिनिश कर देंगे, ब्रेन में सेट कर देंगे, ठीक है। बस फिर एक लेक्चर बचेगा, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद।